हाय एवरीवन, वेलकम टू सुमेर अकेडमी। फ्रेंड्स, साइंस का लेक्चर। आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे क्या? आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे सर्कुलेशन, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, कंटिन्यू बैक टू बैक क्लासेस आपको मिल रही हैं। ठीक है, उसमें साइंस में हम लोगों ने जो भी और भी जो सेल चैप्टर कर लिया है, बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई। ठीक है, उधर बॉटनी का पोर्शन हो गया, वनस्पति विज्ञान का, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान में इधर हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लिया है, और वो क्या है? न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक है, पोषण तथा पाचन। आज हम लोग पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। ठीक है, चलिए साथियों, परिसंचरण तंत्र जान रहे हैं क्या है? पाइपलाइन की व्यवस्था हमारी बॉडी में। जो पाइपलाइन, एक टंकी से अपने घर में, आप घर पे छत पे सिंटेक्स का टंकी रख करके पानी भर के और उसको पाइप से कनेक्ट करके आप कहाँ कहाँ पहुँचा देते हैं। ठीक है, किचन में, और जो है बाथरूम में, वॉशरूम में, नीचे, बाहर। मतलब ये पाइप पानी तो है एक जगह कलेक्टेड, लेकिन एक पाइपलाइन के थ्रू जो है वो सारी जगह उसको पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, सेम प्रोसेस हमारी बॉडी में। जो एक ब्लड है, एक पंपिंग सेंटर है हमारा हार्ट। ठीक है, यहीं से पानी पुश करता है। ये समझिए इसको, ये टुल्लू वाटर मशीन जो आप कह लें इसको। ठीक है, तो ये पूरा पानी को सप्लाई करता है, मीन्स पूरे ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। आज इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है साथियों, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। ठीक है, जहाँ भी साइंस के जीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है, परिसंचरण तंत्र। देखिए आइए, और साथियों मैंने ये, मेरा खुद ये मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं। काफ़ी मैंने कंसाइज में, एकदम संक्षिप्त में नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो ये आपको बाकी जगह बुक की अपेक्षा ये टू द पॉइंट आपको चीज़ें इसमें मिलेंगी, जो बहुत एकदम मेन इंपॉर्टेंट है ना, जो जहाँ से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वहीं से मैंने इसको उठाने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा होता है और कई लेक्चर लग जाते हैं। कम से कम पूरा ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड और हार्ट वगैरह को लेकर के पूरा पढ़ेंगे आप, 3-4 लेक्चर लग जाएंगे। लेकिन मैंने काफ़ी कंसाइज में कोशिश करूँगा कि मैं 1 से 1.5 घंटे में ये पूरा चैप्टर निपट जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। आइए, परिसंचरण तंत्र क्या है? देखिए, मोस्टली हम खास तौर से मैंने बता दिया कि परिसंचरण तंत्र क्या है। यह एक क्या है? एक पाइपलाइन की व्यवस्था है। ठीक है, और हमारी बॉडी में, जंतुओं में एक विस्तृत पाइपलाइन की व्यवस्था, और ये हमारी बॉडी में चीज़ों को आदान प्रदान करती है। और सर्कुलेशन मतलब क्या होता है? सर्कुलेट करना, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरी स्थान पर सर्कुलेट करना, ले जाना, ले आना, ही क्या कहलाता है? सर्कुलेशन कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, और शरीर एवं वातावरण के बीच तथा शरीर के विभिन्न ऊतकों के बीच पदार्थों का जो निरंतर रासायनिक आदान प्रदान क्या होता है? इसी तंत्र के माध्यम से होता है। हम जो भी चीज़ें खाते पीते हैं, न्यूट्रिएंट चीज़ें खाते हैं, पोषक पदार्थ, पोषक तत्व जो हमारी हम जो खा पी रहे हैं, अगर ब्लड की सर्कुलर, ये पाइपलाइन व्यवस्था ना रहे तो आप खा करके हमारे पेट में कलेक्ट हो जाएगा, यकृत में, लीवर में जाकर स्टोर हो जाएगा, लेकिन हमारी सेल्स तक, हेड टू बॉटम जिसको बोलते हैं, ये पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम खा तो जरूर रहे, लेकिन इसको हर सेल तक पहुंचना जरूरी है ना, हर कोशिका तक। तो हर कोशिकाओं तक पहुंचाने का जो काम करता है ये परिसंचरण तंत्र क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। ठीक है, अब उसमें ढेर सारी गैसेज है, हार्मोन्स हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग उसको डिटेल में पढ़ते चलेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो परिसंचरण तंत्र देखते हैं क्या है। परिसंचरण तंत्र को साथियों खासतौर से मेजरली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, स्टडी टू द पॉइंट ऑफ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या? ब्लड सर्कुलेशन, या इसको हम वैस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। दूसरा है लसिका तंत्र या लिम्फ सिस्टम। ठीक है, तो पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। ठीक है, आइए। लसिका तंत्र की लसिका ऊतक द्रव्य को, थोड़ा सा लसिका के बारे में देख लेते हैं कि लसिका क्या होती है। ठीक है, ऊतक द्रव्य को पदार्थों की सप्लाई नहीं करती, या आंत में लिपिड को तथा ऊतक द्रव्य से टूटी फूटी कोशिकाओं या मृत रोगाणुओं के कचरे, जो डेब्रीज होती हैं, जो सेल्स के अंदर जो कचरे, मतलब जो सेल वगैरह डेड कर जाती हैं, जर्म्स वगैरह जो किल कर दिए जाते हैं, जो मर जाते हैं, ठीक है, उनका जो कलेक्शन इकट्ठा होता है तो उनको डेब्रीज बोलते हैं। और उन बड़े प्रोटीन्स अणुओं को ग्रहण करती है जो रुधिर में नहीं जा सकते, परंतु अंत में शरीर के विभिन्न भागों में एकत्रित लसिका को प्रमुख भागों में कथित होते हैं। ठीक है, और लसिका को प्रमुख लसिका वाहिनी रुधिर में ही अंत में क्या करती है? इन सब जो डेब्रीज हैं, जो कलेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है, इनको अंत में जो लसिका वाहिनी क्या करती है? अंत में फिर आगे ब्लड में ही मिला देती है। ठीक है, आगे क्या है? अब देखिए, ब्लड क्या है? ब्लड से टिश्यू फ्लूइड में जाता है, टिश्यू फ्लूइड से क्या होता है? लिम्फ ब्लड में। ठीक है, ये चीज़ें आगे देखते हैं
कि इस फ्लूइड के माध्यम को क्या कहते हैं, इंटरनल इन्वायरमेंट में क्या बोलते हैं इसको, मिलियो इंटीरियर ऑफ क्लाउड बर्नार्ड। 1856 में ये सिस्टम दिया गया था, लिम्फ सिस्टम। ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, उनके बेस पे इसको बताया गया है। तो ये तो हो गए। अब हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम खास तौर से। अब हम लोग जो पढ़ना है, जो मैंने बताया था कि ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, यहाँ पे मैंने जो बताया कि जो सर्कुलर सिस्टम पढ़ना है ये वाला, ठीक है, ये ब्लड सर्कुलर सिस्टम। अब हम लोग वो नीचे देखेंगे। चलिए देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, 3 पार्ट में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को बांट सकते हैं। पहला तो हार्ट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, ब्लड, और तीसरा हो जाएगा ब्लड वेसल्स, पाइपलाइंस, हमारी जो आर्टरीज एंड धमनीज, आर्टरीज और वेंस, धमनी और सिरा को मिला करके हम वेसल्स बोलते हैं, ठीक है, और उसमें ब्लड का फ्लो होता है, इसको ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ब्लड की पाइपलाइन, ठीक है। ह्यूमन हार्ट के बारे में सबसे देख लेते हैं, पहला पॉइंट तो हार्ट तो देख लेते हैं क्या है, और इसी टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से इसको समझेंगे। आइए देखिए ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ बातें। ह्यूमन हार्ट का वजन साथियों कितना होता है, तो ये इसका वजन होता है 300 ग्राम, और ये क्या होता है 2/3 यानी 2/3 भाग इसका क्या होता है, शरीर की बाईं ओर स्थित होता है। हमारा जो चेस्ट, आप अपने आप को सामने रखिए, अपना एग्जाम्पल लीजिए, और अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को समझ करके, ठीक है, कंसीडर करके, मान करके समझिए कि हमारा जो लेफ्ट पार्ट है ना, हमारे शरीर के जो मिडिल जो पोर्शन है, जो रिप्स है बीच वाली, ठीक है, स्टर्नम, बीच वाली रिप्स से जो है क्या करेंगे, इसको आप बाएं साइड हल्का से लीजिए, तो बीच वाले पोर्शन से 2/3 हिस्सा, यानी 2/3 भाग क्या होता है इसका बाएं छोर पे, बाएं पोर्शन में इसका होता है, यानी बिल्कुल हमारी बॉडी के सेंट्रल पार्ट में एकदम नहीं होता है, बीचों बीच नहीं होता है। और क्या है, हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। हार्ट का ऊपरी भाग जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा भाग होता है, जिसको कि आधार बोलते हैं, और नीचे के भाग जो होती है वो शिखर नुमा होती है, ठीक है, एपिक्स नुमा होती है, जिसको कि क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एपेक्स बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो ऊपरी भाग है उसको आधार बोल रहा है और निचले भाग को एपेक्स बोल रहा है। क्यों? अब बाकी चीज़ों में आपने देखा होगा कि हर जगह जो चौड़ा भाग होता है, जो आधार होता है, उसको बेस बोला जाता है, और वो अक्सर जमीन पे होता है, यानी नीचे की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, टुवर्ड्स द अर्थ। लेकिन हार्ट में ऐसा है कि इसका जो चौड़ा वाला पोर्शन है ना, वो ऊपर है, इसलिए ऊपर इसको आधार और नीचे की तरफ इसको एपेक्स बोलते हैं। मैं आपको 1 मिनट में जरा सा फिगर दिखा देता हूँ इसमें, आप देख लीजिए। आइए मैंने फिगर को इंक्लूड किया, इसके पिक को देखिए। देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ना, ये ऊपर वाला पोर्शन ये चौड़ा है, ठीक है, ये चौड़ा है, लेकिन इसका जो नीचे वाला पोर्शन देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हल्का सा राइट व्यू लेकर के ऐसे है ना, ये आपका ये एपिकल इसको बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। तो निचला हिस्सा जो है इसका शिखर नुमा है, और ऊपरी हिस्सा जो है ये वाला ये आधार नुमा है, ठीक है, इसको बेस बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या था। और क्या इससे पॉइंट, तो ये हो गया बेस। और इसकी स्टडी हम किस में करते हैं, कार्डियोलॉजी में। हार्ट की स्टडी किस में की जाती है, कार्डियोलॉजी में, ठीक है। चलिए और क्या है, यह एक दोहरी दीवार की बनी थैली से घिरा होता है, जिसे हम क्या पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियम कहते हैं। जो हमारा हार्ट है एक डबल लेयर्ड वॉल होती है, एक थैली नुमा, ठीक है, चमड़े की बनी हुई थैली होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल सैक या पेरिकार्डियम। इसी थैली में हमारा हार्ट जो है ना क्या होता है, वो प्रोटेक्टेड रहता है, सुरक्षित रहता है, कवर्ड रहता है, ठीक है। और कलर में क्या होता है, हल्का सा गुलाबी रंग का, और कोनिकल शेप में होता है, ठीक है ना, कौन शंकु समझते हैं, शंकु जैसे मदारी की टोपी होती है, देखो बताया था ना नीचे एपिकल, ठीक है। चलिए आगे क्या है, हृदय को नम बना, और इसका देखिए अब इसका कार्य क्या क्या है। ये जो पेरिकार्डियल सैक है ये ऐसा क्यों जरूरी, इसको थैली में रखना हार्ट को क्यों जरूरी है, क्यों, क्योंकि यह हृदय को क्या करती है, नम बनाए रखती है, यानी सूखने नहीं देती है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, वह फ्लूइड क्या होता है, हार्ट को बिल्कुल क्या करता है, एकदम नम बना के रखता है ना। आगे क्या है इसमें, बाहरी धक्कों एवं चोटों से बचाती है। यह जो पेरिकार्डियल सैक है ये क्या करती है, बाहरी धक्के अगर मारे जो लगते हैं, मान लीजिए हार्ट को जो लगने के चांसेस को, बहुत कोमल पार्ट है ये हमारी बॉडी का, तो इसको बाहरी चोट लगने से इसको बचाती है, ठीक है। और क्या है, इसे स्पंदन यानी कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्टाइल या पल्सेटाइल बोलते हैं इसको। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ने पचकना, पल्सेटाइल में होने वाले घर्षण से बचाती है। कोई चीज़ अगर मान लीजिए कोई एक चीज़ फिक्स हो गई, वो अपनी जगह पे स्थान उसका छोटा बड़ा हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, तो उसको प्रॉपर स्पेस अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो उसके वहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो जाएगा। दो चीज़ें आपस में सेट करके अगर उसको आप रगड़ेंगे तो क्या होगा, घर्षण उठेगा ना, उसमें रगड़ आएगा ना, और रगड़ से क्या होगा, वो चीज़ें कटने लगेंगी उसमें, वो उसका क्षय होने लगेगा, ठीक है, वो तो चीज़ें खराब होने लगेंगी। तो ऐसे हमारा हार्ट क्या हो रहा है, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट
पल्सेटाइल है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, संकुचित हो रहा है, फिर फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। तो अब इसको एक प्रॉपर स्पेस में अगर ना फिक्स कर दिया जाएगा तो ये स्किन से या चमड़े से रगड़ करके क्या होगा, ये फिर ये भी चोटिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करता है ये कि आपको प्रोवाइड करता है, उसको घर्षण से बचाता है। ठीक है, पेरिकार्डियल सैक उसको फिक्स एरिया देता है। और दूसरा काम क्या है, ये अधिक फैलने की सुविधा, पेरिकार्डियल सैक जो इसको अधिक फैलने की सुविधा देती है। क्यों? क्योंकि जितना एरिया पेरिकार्डियल सैक का है वो पेरिकार्डियल सैक नहीं फूलता पड़ सकता है, वो फिक्स है। तो हार्ट क्या करता है, अगर जरूरत पड़ती है तो ये ज़्यादा फूल जाता है, तो पेरिकार्डियल सैक भी हल्का हल्का बहुत कम होता है, लेकिन हल्का वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, लेकिन हार्ट को एक शेप देता है। दूसरा क्या है कि अधिक से रोकती है, हार्ट कहीं अधिक ना फैल जाए, क्योंकि इसमें ब्लड का ही तो ब्लड आके भरता है, बहुत ज़्यादा पंप करता है, तो कहीं हार्ट बहुत ज़्यादा अधिक ना फैल जाए, इसके लिए भी इसको ये फ्रेम प्रोवाइड करता है, एक सांचा एक ढांचा देता है। ठीक है, तो ये काम है पेरिकार्डियल सैक का। आगे देखते हैं क्या है। मनुष्य का हृदय देखिए क्या होता है, खासतौर से 4 कोष्ठकों, 4 चैम्बर्ड, देर आर 4 चैम्बर्ड इन द ह्यूमन हार्ट। ठीक है, 2 आर्किल, 2 एंड वेंट्रिकल। ठीक है, या एट्रियम वेंट्रिकल बोलते हैं। 2 आलिंद और 2 निलय हैं, 2 आलिंद ऊपर, 2 निलय नीचे। लेफ्ट आर्किल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट राइट आर्किल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दाहिना निलय, बायां निलय बोलते हैं सर। दाहिने आलिंद में ऊपर की ओर उच्च महाशिरा। ठीक है, दाहिना आलिंद जो है अपना सोचिए कि राइट हैंड का, दाहिना आलिंद में ऊपर की ओर उच्च महाशिरा पूरे शरीर से ब्लड ले आती है। देखिए पॉइंट नोट करिएगा कि दाहिने आलिंद में जो महाशिरा होती है पूरे शरीर से ब्लड ले आती है, यानी कि दाहिने आलिंद में ब्लड आने का काम होता है, और कहाँ से, शरीर से, तथा नीचे निम्न शिरा में ले आती है। जो महाशिरा होती है, सुपर वेना केवा जो होती है, वो क्या करती है, पूरे बॉडी से ब्लड किसमें, आलिंद में ले आती है, ऊपर जो है। ठीक है, और जो क्या करती है, नीचे से निम्न महाशिरा भी आलिंद में ले आती है, दोनों आलिंद में ले आते हैं। ठीक है, यानी एट्रियम में ले आते हैं। स्वयं हृदय की दीवार से अशुद्ध रक्त आलिंद में लाने वाले को कोरोनरी साइनस कहते हैं। देखिए आपको हर लेक्चर में, आपको जितने भी टीचर पढ़ा रहे होंगे सब लोग बता रहे होंगे कि हार्ट से बॉडी को ये पाइपलाइन, ये आर्टरी लेके जाता है, बॉडी से ये वेंस या ये सिरा ब्लड को हार्ट में लेके आती है। लेकिन हार्ट भी तो भैया, उसको भी तो ब्लड चाहिए, हार्ट में भी तो प्योर और प्योर ब्लड जाना चाहिए। हार्ट में जो ब्लड आ रहा है फुफ्फुस पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस के द्वारा, ठीक है, फुफ्फुस सिरा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा जो ब्लड पंप का, हार्ट जो ब्लड को पंप करके पूरी बॉडी में भेज रहा है, तो पूरी बॉडी के लिए है ना। लेकिन जो हार्ट को भी तो चाहिए ब्लड, उसको नहीं चाहिए क्या ब्लड, उसको मतलब सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। गाड़ी जिस ट्रक पे, जिस ट्रेन में पेट्रोल लद करके, पेट्रोल का टैंक लद करके जा रहा है गाड़ी पर, तो वो पेट्रोल लेके जा रहा है दूसरी गाड़ियों के लिए वहाँ सप्लाई देने। लेकिन भैया जो ट्रक चल रहा है उसको भी तो चलने के लिए, उसका भी तो अपना पेट्रोल टैंक है खुद का, उसको भी तो पेट्रोल चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हार्ट में भी तो, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए। तो हार्ट को कौन ब्लड ले आता है, शुद्ध रक्त, और हार्ट को कौन अशुद्ध रक्त उसका ब्लड ले आता है आलिंद में, नीले में। ठीक है, तो ये पॉइंट है और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। कह रहा है कि स्वयं हृदय की दीवार से, जो हृदय में भी तो शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा, हृदय का भी से उसको कोशिकाएं हैं हार्ट की, वो भी ब्लड से ऑक्सीजन को ले लेंगी तो अशुद्ध। अच्छा, एक्चुअली एक चीज़ और बता दूं कि शुद्ध और अशुद्ध रक्त की जहाँ बात चलेगी, शुद्ध रक्त मतलब आप ये समझिए कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद रहेगा वो शुद्ध रक्त है, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होगा वो अशुद्ध रक्त है। इतना सही बस सेंस है, यानी जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है, तो जो हृदय की दीवार से जो अशुद्ध रक्त है वो आलिंद में लाने वाले को कोरोनरी साइनस कहते हैं। यानी पूरी बॉडी से जो अगर अशुद्ध रक्त आलिंद में ले आता है उसको तो हम महाशिरा बोलते हैं, सुपर वेना केवा बोलते हैं। ठीक है, सुपर वेना केवा, लोअर वेना केवा। ठीक है, लेकिन जो हार्ट की अशुद्ध ब्लड को, हृदय के अशुद्ध ब्लड को आलिंद में ले आता है उसको हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये कभी क्वेश्चन पूछ देगा कहीं पर भी, क्योंकि स्वयं हृदय की दीवारों का या हार्ट की जो अशुद्ध ब्लड होते हैं उसको कौन सी पाइपलाइन या किस माध्यम से आलिंद में आता है, तो इसका आंसर होगा कोरोनरी साइनस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, बाएं आलिंद में फेफड़े से शुद्ध रुधिर लाने वाली सिरा को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ठीक है, खुली रहती है, ये बात आपको पता है। दाहिने आलिंद में अशुद्ध रक्त, बाएं आलिंद में क्या होता है कि जो फेफड़े से जो शुद्ध रक्त, अभी मैं इसको जब हार्ट में
हार्ट में जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, कहाँ से प्योर और कहाँ से इम्प्योर, अभी आगे लेक्चर में इसमें लूँगा, बताऊँगा, तो आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ बस ये जानिए कि बाएं आलिंद में जो फेफड़े से शुद्ध रक्त, फेफड़े से जानिए ऑक्सीजन बाइंड होकर के ब्लड में, जो फेफड़े में जा करके फेफड़े के सरफेस पे बाइंड होकर के आता है, वो किस सिरा के द्वारा आता है, वो पल्मोनरी वेंस, ठीक है, कहते हैं उसको, और वो ला करके बाएं आलिंद में खोल देता है या बाएं आलिंद में पहुँचा देता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीले की दीवार को क्या होती है, मोटी और मांसल होती है। देखिए आलिंद और नीले की अपेक्षा आलिंद की दीवार पतली होती है और नीले की दीवार मोटी होती है। क्यों क्यों होती है? क्योंकि आलिंद में जब ब्लड फरता है तो वो सीधे उसमें वाल्व लगे होते हैं आलिंद और नीले के बीच में, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो हमारी क्या होती है, बाएं आलिंद में होती, सॉरी ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आर्किल एंड राइट वेंट्रिकल, दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के बीच में लगी होती है। और जो बाइकस्पिड वाल्व होती है वो बाएं आलिंद और बाएं नीला के बीच में होती है, ठीक है। तो क्यों आलिंद की नीले की दीवार क्यों मोटी होती है? क्योंकि नीले को ब्लड जो होता है ना वो ज़्यादा तेज से पंप करना होता है, ठीक है, वो पंप करता है और महाधमनी के थ्रू पूरी बॉडी में भेजता है। तो इसलिए जो होता है कि जो वेंट्रिकल जो नीले की जो दीवार होती है वो मांसल होती है, मोटी होती है, क्योंकि उसको ज़्यादा मेहनत करना है, ज़्यादा तेज़ी से पंप करना होता है ब्लड को। और आर्किल में आलिंद से सीधे ब्लड आता है, नीले में तो उसमें ज़्यादा पंप नहीं होता, इसलिए इसकी दीवार मोटी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इससे, आलिंद, अच्छा हाँ, आलिंद की अपेक्षा था, ठीक है। बाएं नीले की दीवार दाहिने नीले की अपेक्षाकृत मोटी तथा गुहा अपेक्षाकृत छोटी। अब देखिए अभी तो आलिंद और नीले में था, अब दाहिने नीले और बाएं नीले की बात देख लीजिए। क्या करा है कि जो बायां नीला है ना, बाएं नीले की जो दीवार है वह दाहिने नीले की अपेक्षाकृत, नीले से अपेक्षाकृत क्या है, मोटी है। क्यों? क्योंकि बाएं नीले में ही प्योर ब्लड भरता है, शुद्ध रक्त आता है बाएं नीले से, और बायां नीला ही पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है, ठीक है। और बाएं नीले की जो गुहा, जो गुहा मतलब समझते हैं, किसी फिक्स एरिया के अंदर का जो गैप है ना, कोई सर्कल है या कोई पाइपलाइन है, तो उसके बीच का जो जगह है ना, कोई कटोरा है उसके मीन्स कोई थैली है, उसके बीच का जो अंदर का खाली स्थान है उसको गुहा बोलते हैं। तो बाएं नीले की जो गुहा होती है ना वो भी अपेक्षाकृत छोटी होती है। तो जानते हैं जब कोई एरिया, अभी आप गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में पानी लेकर के जब छोटा एरिया उसका है, तो छोटे एरिया से कोई चीज़ अगर पंप करेंगे, पिंच करेंगे ना, तो ब्लड काफ़ी प्रेशर से जाएगा नसों में, ठीक है। लेकिन वही एरिया बड़ा है तो उसको दबाएंगे तो पूरा दबेगा नहीं, तो कुछ ब्लड दाहिने बाएं हो जाएगा, तो ऊपर पाइपलाइन में कम जाएगा। तो बाएं नीले की गुहा जो होती है, यानी उसके अंदर का जो खाली स्थान है वो बहुत मीन्स अपेक्षाकृत दाहिने नीले के कम होता है, छोटा होता है। और दाहिने नीले का जो गुहा होती है, जो उसके अंदर का जो खाली स्थान होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है बाएं नीले की अपेक्षा, ठीक है। चलिए और क्या है, हृदय के बाएं भाग में देखिए आ गया, बाएं भाग में बाइकस्पिड, जिसको कि मिट्रल वाल्व भी, यहाँ से आपको ये नोट करने वाला पॉइंट है कि बाइकस्पिड वाल्व को क्या मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। मिट्रल वाल्व ये आप देख लीजिए, कहीं आपको बाइकस्पिड कहीं मिट्रल वाल्व लिख देगा तो आप कन्फ्यूज जाएंगे। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व, दाहिने भाग में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, बाएं में बाइकस्पिड, दाहिने भाग में ट्राइकस्पिड। आलिंद और नीला पर कपाट होते हैं, यही आलिंद और नीला पर ये वाल्व बने होते हैं। वाल्व को हिंदी में कपाट बोलते हैं। कपाट में दरवाजा, खोलने बंद करने का, रोकने और आने जाने का तो दरवाजा काम करता है किसी चीज़ को। दाहिने आलिंद में शरीर के समस्त भाग से अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में एकत्रित होकर दाहिने नीले में जाता है, फिर ठीक है। और बाएं आलिंद में क्या होता है, दाहिने नीले और दाहिने बाएं आलिंद, दाहिने नीले और दाहिने आलिंद का तो काम हो गया। अब कह रहा है कि बाएं आलिंद में क्या होता है, फेफड़े से शुद्ध रुधिर आकर बाएं नीले में जाता है। यानी दाहिने आलिंद में पहले पूरे बॉडी से अशुद्ध रुधिर आएगा, फिर दाहिने आलिंद से दाहिने नीले में अशुद्ध रुधिर जाएगा, दाहिने नीले से फिर ये ब्लड चला जाता है फेफड़े को, फेफड़े से शुद्ध होकर के वो बाएं आलिंद में आता है, बाएं आलिंद से बाएं नीले में, फिर बाएं नीले से पूरी बॉडी को, ठीक है। चलिए सर्कल पूरा हो गया। अभी इसको फिगर के थ्रू आपको दिखाएंगे, हार्ट का जो फिगर मैंने आपको दिखाया तो वहाँ से आपको एकदम क्लियर होता चलेगा। आइए अब देखते पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। हार्ट की क्रियाविधि क्या है, किस बेस पे क्रियाविधि है, इसकी किस कंसेप्ट करती है। पहले साथियों हार्ट की क्रियाविधि सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया, विलियम हार्वे ने। हालांकि मैं इसको ऊपर भी बता सकता था, विलियम हार्वे ने 1628 में, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र की खोज किया। और देखिए हार्ट के बारे में क्या है कि एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड, ठीक है, हमारा हार्ट जो है एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर पंप करता है, लगभग 1 लाख किलोमीटर निरंतर संचित होता रहता है। यानी हमारी एक दिन में लगभग कि हमारा ब्लड जो हार्ट जो है वो कितने दूरी ब्लड को भेजता है, कितनी दूरी तय करता है,
1 लाख किलोमीटर साथियों, कंटिन्यूस, या बिना थके बिना रुके। जब से बच्चा जन्म लेता है माँ के पेट में जाता है तब से उसका हार्ट बीट शुरू होता है, और जीवन के आखिरी पड़ाव तो कोई 100 वर्ष भी है तो 100 वर्ष तक ये बिना थके बिना रुके मसल्स काम करने वाली है हार्ट की। ठीक है, आगे है कि हृदय का धमनियों में नियमित रक्त को पंप करना ही स्पंदन या धड़कन या हार्ट ऑफ बीटिंग ऑफ हार्ट कहलाता है। कुछ की पॉइंट्स देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कोरिलेशन में आपको लग रहा हो कि कोरिलेट नहीं कर रहे हैं वर्ड्स। तो अब देखिए कह रहा है कि हार्ट बीट, आप नाम सुने तो हार्ट बीट किसे कहते हैं कि हृदय का धमनियों में नियमित रूप से जो ब्लड को पंप करता है ना, उसी को हिंदी में स्पंदन बोलते हैं। धड़कन को या तो धड़कन या स्पंदन या हार्ट मीन्स बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट बीट जिसे बोलते हैं। ठीक है, कहलाता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर उसके अगले स्पंदन की समाप्ति तक एक हृदय चक्र कहलाता है। एक हार्ट बीट पूरा हुआ, फिर अगला हार्ट बीट पूरा होने से के बीच का जो समय था उसको हम क्या कहते हैं, एक हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, और यह कितने देर में पूरा होता है, एक हृदय चक्र का समय, कार्डियक साइकिल का समय कितने देर में पूरा होता है, 60 मिनट बाई 75, यानी 1 मिनट में 60 सेकेंड। 1 मिनट में हमारा ब्लड, हमारा हार्ट जो है कितनी बार, 75 टाइम, मोस्टली 70, कहीं कहीं आपको 72 टाइम भी मिलेगा। ठीक है, 72 टाइम भी क्या करता है, ये होता है। और इसी को अगर आप 60/75 कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। यानी हमारा आलिंद और नीला का दोनों को फूलने और पचकने में, एक बार आलिंद पचकेगा, एक बार नीला पचकेगा, एक बार नीला फूलेगा, एक बार आलिंद फूलेगा, इसको फूलने पचकने में 0.8 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इतने समय में आलिंद नीला पूरा पचक जाते हैं, एक राउंड फूलना और पचकना हो जाता है। फूलना पचकना का मतलब कि ब्लड को पंप करना और उसमें भरना, ये काम हो जाता है 0.8 सेकेंड में। नेक्स्ट क्या है, अगला पॉइंट, आलिंदों का आकुंचन एवं शिथिलन। आकुंचन मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन, शिथिलन मतलब रिलैक्सेशन, प्रसारण, फैलना। 0.1 सेकेंड तथा 0.7 सेकेंड का होता है। यानी आलिंद 0.1 सेकेंड में पिचक जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और क्या होते हैं, नीला जो है फिर क्या करता है, अच्छा उसका शिथिलन कितने देर में होता है, वो 0.7 सेकेंड में। यानी एक पचकने को तो 1 ही मिनट पचकता है, क्यों, क्योंकि आलिंद से तुरंत ब्लड, वही नीले में जस्ट उसका कपाट खुलता है, तुरंत ब्लड पूरा गिर जाता है खट दे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन नीले आलिंद को भरने में 0.7 सेकेंड का समय लग जाता है। क्यों, क्योंकि पूरी बॉडी से ब्लड उसमें आता है, तो जब तक वो भरेगा तो कुछ टाइम तो लगेगा भाई, पूरी बॉडी से खींच के आ रहा है। तो ये आलिंद का संकुचन समय हो गया। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आलिंदों का, 0.8 सेकेंड तो दोनों का होता है, लेकिन आलिंद का समय अलग से पूछ देगा, नीला का पूछ देगा, सॉरी फूलने का, आलिंद के फूलने का समय और पचकने का समय। निलयों का क्रमशः क्या होता है, 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड होता है। यानी नीला 0.3 सेकेंड में ब्लड को पंप कर देता है और 0.5 सेकेंड में नीला में ब्लड भर जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों का टोटल मिला के 0.8 सेकेंड ही है। नेक्स्ट क्या है, दाएं एवं बाएं निलयों का आकुंचन एक साथ तथा आलिंदों के आकुंचन से अधिक तीव्र होता है। देखिए दायां निलय और बायां निलय ये दोनों एक साथ क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, आकुंचित होते हैं, मतलब चिपकते पिचकते हैं। तो क्या होगा उससे कि जो बाएं नीला का ब्लड होगा वो तुरंत पूरी बॉडी में पंप हो जाएगा, और दाहिने नीला का जो ब्लड होगा उस साथ में तुरंत कहाँ पंप हो जाएगा, लंग्स में, फेफड़े में। और वहाँ पर फेफड़े से क्या होगा, अभी तो दोनों खाली हो गया, तो बाएं नीले से ब्लड भरे मीन्स फेफड़े से ब्लड भर के कहाँ जाएगा, वो आ जाएगा सीधे तुरंत कहाँ, बाएं आलिंद में। और जो तो बाएं आलिंद से आकर के तुरंत भर जाएगा किस में, बाएं नीला में। अब बायां दाहिना जो नीला था उसमें ब्लड कहाँ, दाहिने नीले से, दाहिने आलिंद से भर के आ जाएगा दाहिने नीले में। ठीक है, यसे नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड कहते हैं, सिरा आलिंदी घुंडी इसे बोलते हैं। यह क्या है, यह स्वतः उत्तेजक एक पिंड होता है जो दाहिने आलिंद की दीवारों में, दाहिने आलिंद की दीवारों में स्थित होता है। ठीक है, इसे पेस मेकर या स्पंदन केंद्र या पंपिंग सेंटर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। यसे नोड हमारे हार्ट में जो पंपिंग की ऑटोमेटिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो क्षमता है, उसमें तो कोई अलग से ऐसा पावर तो दे नहीं रहे हैं हार्ट को कि वो कंट्रैक्ट होता है। तो जो ये दाहिने आलिंद की दीवार में जो ये यसे नोड है ना, साइनो एट्रियल नोड, यही नोड क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, वहाँ पे हार्ट को पंप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी की वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। और यही जब किसी का खराब हो जाता है तो जिसकी हार्ट वगैरह अच्छे से ब्लड पंप नहीं कर पाती है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसी ऐसे नोड को हटा करके पेस मेकर लगा देते हैं। ये क्या आर्टिफिशियल मेथड है, इसको बोलते हैं कि पंपिंग सेंटर ऑफ द मीन्स हार्ट है। कौन, पेस मेकर। पेस मेकर ही हार्ट को पंप करने के लिए करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए इसे स्पंदन केंद्र पंपिंग सेंटर। यह हृदय में स्वतः स्पंदन के लिए जिम्मेदार है, यह ऑटोमेटिक होता रहता है। ठीक है,
एवी नोड भी होता है। एवी नोड क्या होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यह ऐसे नोड से प्रेरणा लेकर निलयों में कॉन्ट्रैक्शन पहुंचाते हैं। देखिए आलिंद को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो कौन? एसए नोड हो गया, लेकिन वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कौन? एवी नोड या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जिम्मेदार है। यह निलय को पचाता है और फूलाता है, ठीक है। लेकिन अब यह क्या करता है? यह एसए नोड से ही इलेक्ट्रिसिटी लेता है। एसए नोड से ही जो इम्पल्स निकला था ना, वही नोड इसको एवी नोड को मिलता है। और एवी नोड किसको? क्योंकि ये किसमें एवी नोड जो होता है यह नीला की दीवार के पास होता है, तो यह एसए नोड से निकला जो इम्पल्स जो करंट होता है उसी को लेकर के निलयों को देता है और कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। निलयों में कंट्रक्शन पहुंचाते हैं, ठीक है। इनका अपना का खुद का जनरेशन नहीं होता है वो करंट, ठीक है। आगे क्या है? नॉर एड्रेनालिन न्यूरो हार्मोन्स स्पंदन दर को बढ़ाता है। जब हम घबरा जाते हैं, कहीं डर जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हमारी जो किडनी में नॉर एड्रेनालिन हार्मोन्स निकलता है किडनी से, वो क्या करता है? यह स्पंदन दर, हार्ट बीट को क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। या आप रनिंग करके आएंगे तो नॉर एड्रेनालिन हार्मोन ब्लड में सिक्रेट होता है, वो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देता है। नेक्स्ट, तो ये रहा साथियों हार्ट के बारे में। अब आइए हम हार्ट की जरा सा कारिकी देख लेते हैं, फिजियोलॉजी, इसको सर्कुलेशन देख लेते हैं कि किस तरह से ये सर्कुलेट हो रहा है। आइए उसके बाद फिर हम लोग ब्लड शुरू करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा हार्ट का ये स्ट्रक्चर फिगर देख लीजिए आप। देखिए ये क्या है? ये है महाधमनी। ये जो है फिगर बनाना, ये है महाधमनी, ठीक है। और क्या है? ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी मतलब फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी क्या है? ये ब्लड को लेके जा रही है कहाँ? हार्ट मीन्स लंग्स को, ठीक है। देखिए ये यहाँ से है ना, ये यहाँ से ये दाहिना नीला है, यहाँ से ब्लड लेकर के ये कहाँ जा रही है? फेफड़े को जा रही है, वहाँ शुद्ध करेगी। आर्टरी में कौन सा? शुद्ध रक्त, और सिरा में वेंस में अशुद्ध रक्त। धमनी में शुद्ध, सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये फुफ्फुस धमनी है तो इसमें शुद्ध होना चाहिए, लेकिन ये अशुद्ध रक्त दाहिने नीला से लेकर के लंग को जा रही है, वहाँ ये शुद्ध होगा, ठीक है। ये पल्मोनरी ट्रंक हो गया, उसको छोड़िए। ये देखिए दे रहा है कि लेफ्ट पल्मोनरी वेंस। ये पल्मोनरी वेंस अब क्या है? लेफ्ट पल्मोनरी वेंस, ये बायां फुफ्फुस सिरा है। सिरा में अशुद्ध रक्त, लेकिन इसमें क्या होगा? फुफ्फुस लग गया, पल्मोनरी लग गया, तो इसमें शुद्ध रक्त बहेगा। ये लंग्स से लेकर के इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, लंग्स से। अच्छा, अगले फिगर मैं इसको दिखाता हूँ, बस यहाँ क्या क्या है वो देख लीजिए। ये हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हो गया आपका बाइक स्पीड वाल्व। यहाँ देखिए ये है वाल्व, यही खुलता है तो इसमें ब्लड आता है नीले में, ये वाल्व हो गया। जो मैंने हाईलाइट किया बस उसी को देखने की जरूरत है, बाकी सब नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल, ये पोर्शन आपका लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। और क्या है? देखिए ये ईपीकार्डियम है, जिसको कि पेरिकार्डियम बोला जाता था ना, इसी को पेरिकार्डियम या ईपीकार्डियम बोलते हैं। ये जो लेयर है ना, यही प्रोवाइड करता है हार्ट को सुरक्षा, प्रोटेक्शन के लिए, और ज़्यादा फैलने और कम फैलने के लिए सुविधा देता है, ठीक है। और ये है मायोकार्डियम। ये मायोकार्डियम क्या होता है? निलय और एपिकार्डियम के बीच का जो भरा हुआ जो खाली स्थान है, जो फ्लूइड से भरा होता है, उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। इधर देख लेते हैं क्या है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है। दाहिने आलिंद और दाहिने नीला के बीच में जो वाल्व होती है उसको ट्राइकस्पिड बोलते हैं। ये राइट वेंट्रिकल हो गई, दाहिना नीला हो गया। और इन्फीरियर वेना केवा, ये निम्न महाधमनी, नीचे से ब्लड को लेके आती है। अपर लिम और लोअर लिम होता है। ऊपर हाथ की तरफ से जितनी चीज़ें ब्लड आती हैं उसको अपर लिम, और पैर की तरफ जो आता है उसको लोअर लिम बोलते हैं। तो ये पैर की तरफ से जो आ रही ब्लड को लेकर के इसको इन्फीरियर वेना केवा, निम्न महाधमनी, निम्न महाशिरा, ठीक है, सॉरी वेना केवा नहीं। और ऊपर क्या है? ये पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी आर्टरीज है। ये क्या करती है? ये ब्लड को शुद्ध क्या करती है? ये लेकर के पल्मोनरी के आर्टरी में शुद्ध, लेकिन इसमें अशुद्ध बहेगा, ये लंग्स को लेके जाती है, ठीक है, शुद्ध करने के लिए। तो ये रहा आपके सामने हार्ट का फिगर, आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, बात समझ आ गई। और इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार, मैं बताया था ना कि देखिए ये कॉन्सेप्ट है, और हल्का सा ये तिरछा है साथियों, बेड़ा टाइप से ऐसे बाहर निकला हुआ है। दो तिहाई भाग इसको सेंटर यहाँ से करेंगे तो देखिए 2/3 भाग इसका क्या है? 2/3 भाग इसका किधर है? बाएं साइड, हमारी चेस्ट से बाएं साइड है, ठीक है। अब आइए इसमें सर्कुलेशन देख लेते हैं अगले फिगर में। ये रहा, इसमें देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ब्लड का सर्कुलेशन किधर से क्या हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, एक शुरू से समझते हैं। देखिए लिख रहा है सुपर वेना केवा, अपर लिम्ब से हमारे हाथ की तरफ से, सर की तरफ से जितने ब्लड आते हैं वो इसके थ्रू, देखिए इसमें एरो बना हुआ है, टू द, ये ब्लड आ रहा है किसमें? निलय में, ठीक है। ये हमारा क्या है? दाहिना नीला है। ये जो स्थान है ये दाहिना नीला है, इसमें आके ब्लड भर गया, ठीक है। राइट एट्रियम में लिख रहा है। अब क्या होगा? यहाँ से ये ब्लड किस वाल्व के थ्रू? ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू जो है आ गया निलय में, ठीक है। ये पूरा बॉडी, और नीचे से देखिए क्या होगा, यहाँ नीचे से भी देख लीजिए,
ऊपर से, ये तो ब्लड ऊपर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये इन्फीरियर वेना के बाद तो ये नीचे से पैरों की तरफ से जो ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्फीरियर वेना का ये ब्लड लेके जा रही है, ठीक है। कहाँ लेके जाएगी, ये भी जाएगी इसी आलिंद में खुलेगी, नहीं कि नीले में आ जाएगी। ये आलिंद में इधर से आ जाती है, दोनों तरफ से आ गई। अब क्या होगा कि इधर से और इधर से ये दोनों ब्लड आ गई। अब ये ब्लड आ जाएगा, देखिए फिगर द्वारा खुद आया दिखाया भी है, इसमें आ गया। अब ये नीले में आ गया, दाहिने नीले में। अब ये दाहिने नीले से जो ये ब्लड होगा फिर ये देखिए जा रहा है ऊपर, ठीक है। अब ये इसमें वाल्व लगा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ से ये ब्लड फिर चला जाएगा, देखिए ये आप इसको देखिए ऐसे, ये देखिए ब्लड जा रहा है, ये यहाँ देखिए ये वाला, ये लिखा है ना यहाँ पे देखिए टू द लंग लिखा है, ठीक है। अब ये क्या है, इधर राइट, इधर दाहिना फेफड़ा है, इधर बायां फेफड़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो ब्लड जो है ये फुफ्फुस धमनी, ठीक है, फुफ्फुस धमनी दाहिने नीला से ब्लड को लेकर के कहाँ आ गई, लंग्स में, फेफड़े पर आ गई, ठीक है। और इधर से जो था ये जो जा रही है, ये भी यहाँ में, ये भी लंग को जा रही है, ठीक है। ये भी लंग को जा रहा है, इधर से ये भी लंग को गया, ये भी लंग को गया, यहाँ टू द लंग लिखा है, बाएं लंग को, बाएं फेफड़े को। तो ये दोनों तरफ ब्लड चली गई। अब यहाँ से ब्लड मान लीजिए लंग्स पे, फेफड़े पे यहाँ शुद्ध हो गया ब्लड, शुद्ध मतलब कि ऑक्सीजन मिल गया। अब क्या होगा, ये फ्रॉम लंग लिखा है, अब यहाँ से ब्लड वापस चलेगा। अब ये आ जाएगा कहाँ, ये देखिए जा रहा है, ये जा रहा है बाएं नीले में, सॉरी बाएं आलिंद में, ठीक है, बाएं आलिंद में। इधर से भी देखिए आ गया बाएं आलिंद में ब्लड, ठीक है, बाएं आलिंद में आ गया लंग से, यहाँ भी फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम द लंग, ठीक है। अभी यहाँ से दोनों तरफ से बाएं और दाहिने और बाएं लंग से शुद्ध ब्लड होके आ गया, ऑक्सीजन बाइंड होकर के किस में आ गया, बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद से आ गया बाएं नीले में, ठीक है, ब्लड आ गया। अब बाएं नीले से फिर अब ये पंप होगा, देखिए अब ये गया टू द एवोर्टा। अब यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको क्या, अब ये मिलेगा देखिए ये टू द होल बॉडी, टू द होल बॉडी यहाँ लिखा था मैंने। अब ये जो है पूरा, ये पूरी बॉडी को जाएगा, ठीक है। अभी बाएं नीला से जो ब्लड पंप हुआ है ये पूरी बॉडी को चला जाएगा, ठीक है। और ये डिसेंडिंग एओर्टा है, इधर से ब्लड भी ये नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए ह्यूमन ब्लड को, इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र, रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। क्यों साथियों, रक्त का दोहरा परिसंचरण तंत्र इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि बॉडी में जाने, देखिए अब क्या है ना, एक बार अशुद्ध रक्त आ गया ब्लड में, सपोज करिए आ गया। अब यहाँ से अशुद्ध रक्त आ गया तो इसको प्योर हो करके, अभी मान लीजिए एक बार हार्ट में आ गया तो अब इसको सीधे फिर कहाँ जाना चाहिए, एक बार हार्ट में आ गया तो भैया बॉडी में जाना चाहिए ना। लेकिन हार्ट में जो ब्लड आया है ना, वो फिर बॉडी में जाने से पहले 2 बार, वो एक बार फिर पहले कहीं और जाता है, फिर हार्ट में आ जाता है, फिर ब्लड में बॉडी में जाता है। तो क्या होता है कि हार्ट में आया हुआ ब्लड बॉडी में जाने से पहले 2 बार गुजर जाता है, हार्ट में आ जाता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि एक बार अशुद्ध रक्त आया, अब यह अशुद्ध रक्त क्या होगा, फिर पहले लंग को गया, यहाँ से लंग को गया, अब लंग्स में फिर हार्ट में आ गया, तो आ गया ना, देखिए अभी हार्ट से आया था, लंग्स में आ गया, एक बार हो गया, अब फिर लंग्स में चला गया, लंग्स से फिर हार्ट में आ गया, तो 2 बार हो गया कि नहीं हो गया, 2 बार हो गया ना। अब यहाँ से फिर ये शुद्ध रक्त जो है पूरे बॉडी को जाता है, इसी को दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। बात समझ में आ गई। और साथियों क्या है कि मनुष्य का जो ये हार्ट है ना, ये क्या है, ये एक उसमें बाकी एनिमल्स जैसे काकरोच वगैरह में लेंगे तो उनके में ब्लड को एसिडिटी ऐसा पड़ा रहता है, पूरी बॉडी में, पूरा होल बॉडी में पड़ा रहता है, वो मिक्स रहता है, उनका मिक्स्ड ब्लड, शुद्ध और अशुद्ध आपस में मिले होते हैं। लेकिन मनुष्य का ब्लड दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र है, एक तरफ से शुद्ध रक्त बहता है, एक तरफ से अशुद्ध रक्त बहता है, सिरा में अशुद्ध और धमनी में शुद्ध रक्त, ठीक है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया, हमको लग रहा है कि बात समझ में आ गई। अब यहाँ से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हार्ट से कैसे कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग हार्ट का टॉपिक खत्म हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आइए शुरू करते हैं ब्लड, ठीक है, दूसरा पार्ट, 3 पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब ब्लड पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है ब्लड में साथियों, एक्चुअली ब्लड क्या है, ब्लड में कोई तरह के लवण, ब्लड में क्या होता है कि कई तरह के लवण होते हैं, ठीक है। और ब्लड हमारा साथियों क्या है, एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिंग टिश्यू है। संयोजी ऊतक किसे बोलते हैं, संयोजी ऊतक उसे बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड द टिश्यूज। कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है, और ऊतक का समूह क्या कहलाता है, अंग कहलाता है, अंगों का समूह शरीर कहलाता है। बात समझ में आ गई। तो
हमारा ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड है, कनेक्टिंग टिश्यू आपस में जुड़े होते हैं, ब्लड के अंदर केंद्रक नहीं पाई जाती है, ब्लड हल्का क्षारीय होता है, ठीक है, 7 पॉइंट से हल्का सा ज़्यादा इसका पीएच होता है, 7.5 या 7.3 ऐसा करके, ठीक है। और क्या है, ब्लड में ढेर सारे, अभी आगे आगे थोड़ा सा साथियों, एक्चुअली मेरा नोट्स ना, मैंने कई रिसोर्स से बना करके, कई बुक से रेफरेंस बना कर नोट्स बनाया है, तो थोड़ा सा आपको आगे रिपीटिंग मिलेगा। जैसे हमें ब्लड पढ़ना है तो कहीं हो सकता है कि आगे भी आपको कहीं ब्लड का टॉपिक देखने को मिल जाए, तो उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस वहाँ कुछ ना कुछ अलग पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा बढ़िया से, मेरी बातों पर आप ध्यान देंगे। तो चलिए, क्या होता है, कह रहे ब्लड में कई तरह के लवण साल्ट पाई जाती हैं, जैसे कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या पोटेशियम कार्बोनेट के लवण मौजूद होते हैं, तथा NaCl और सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं, जिससे ब्लड क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि ब्लड का क्षारीयपन किसकी वजह से होता है, तो क्योंकि ब्लड में निम्न ढेर सारे क्या होते हैं, लवण मौजूद होते हैं, जैसे कि क्या, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, इन सब जो ढेर सारे लवण मौजूद है ना, इसकी वजह से ब्लड का स्वाद जो है हल्का क्षारीय होता है। आगे क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में क्या होती है, अच्छा देखिए, खास तो हमारा ब्लड दो पार्ट में बटा होता है, पता है कि नहीं। एक होता है ब्लड प्लाज्मा, इसको बोलते हैं, और एक होता है ब्लड कार्पसल्स, कार्पसल्स बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, ठीक है। तो वही कह रहा है, अभी आगे मिलेगा आपको। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, देखिए प्रोटीन होती है, लेकिन कौन कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्राम्बिन तथा फाइब्रिनोजन प्रमुख प्रोटीन। देखिए 4 तरह की प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, प्रोथ्राम्बिन एंड फाइब्रिनोजन, ये 4 तरह की प्रोटीन्स हैं। ये सब कहाँ काम करती हैं, ये तो दोनों बिलिरुबिन और पित्त का भाग बन जाती हैं, ये हमारे प्लेटलेट्स का भाग बन जाती हैं, रक्त का थक्का जमाने में काम आ जाती हैं। और क्या है, कह रहा है कि ये चारों जो प्रोटीन है ना, यह यकृत से में बन करके रुधिर में मुक्त होती हैं, इनका सिंथेसिस यकृत में होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइब्रिनोजन का निर्माण या ग्लोब्यूलिन का निर्माण कहाँ पे होता है, सिंथेसिस कहाँ पे होता है, संश्लेषण। आगे क्या है, सारी प्रोटीन गोलाकार एवं घुलनशील होती है। देखिए सारी प्रोटीन्स यहाँ पे जो है ना, वो सब घुलनशील है, वो ब्लड में घुल जाती है। ये प्लाज्मा में कोलाइड के रूप में रहती हैं। कोलाइड समझते हैं क्या होता है, कोलाइड मतलब उसको मतलब कणिका युक्त, जैसे कोलाइड मतलब कि कोई तरल तो है, लेकिन उसको अगर छाना जाए ना, तो उसमें से कुछ ना कुछ अंश छन के अलग हो जाएगा, उसको हम कोलाइड बोलते हैं। अब आगे देखिए क्या है, जैसे प्लाज्मा जल से गाढ़ा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इसमें कोलाइडल ये पार्टिकल्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, सॉल्युबल प्रोटीन्स। और क्या है, एल्ब्यूमिन्स सबसे अधिक, लेकिन सबसे छोटी, एल्ब्यूमिन्स प्रोटीन्स जो है वो सबसे छोटी प्रोटीन है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में होती है, ठीक है। लाइसोजाइम एक पॉलीसैकेराइड प्लाज्मा में मौजूद है। लाइसोजाइम क्या होता है, लाइसोजाइम क्या है, सैकेराइड है, प्रोटीन है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो मैंने यहाँ पॉलीसैकेराइड लिख दिया कि लाइसोजाइम एक सैकेराइड है, और कैसा पॉलीसैकेराइड है, और कहाँ मौजूद है, प्लाज्मा में मौजूद होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, फैगोसाइटोसिस नेचर का होता है, ये हमारे ब्लड को प्योर करता है, मीन्स जर्म्स को किल करता है, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसेस को किल करता है। एंटीकागुलेंट क्या है, संयोजी ऊतकों की मास्ट कोशिकाएं रक्त में निरंतर हिपैरिन नामक, यही एंटीकागुलेंट है, ये ब्लड को कोशिकाओं मीन्स हमारी धमनियों में, शिराओं में ब्लड को जमने नहीं देता शरीर के अंदर, उसे हम एंटीकागुलेंट बोलते हैं, ठीक है। और उसका नाम क्या है, हिपैरिन नामक संयुक्त पॉलीसैकेराइड। अब देखिए हिपैरिन पूछा कि हिपैरिन भी क्या है, हिपैरिन में क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है, ये भी ध्यान रखना है आपको। यही सब साथियों क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, तो जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट्स करिएगा, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पॉलीसैकेराइड है, मुक्त करती रहती है कंटिन्यू, ठीक है, जिससे क्या होता है कि हमारा ब्लड शरीर में जमने नहीं पाता है। आगे देखते हैं, अब देखिए आइए, तो हम लोगों ने ब्लड के बारे में, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया वो चीज़ें, अब हम लोग पढ़ लेते हैं ब्लड कैप्सूल्स, रुधिराणु जिसे बोलते हैं। आइए देखते हैं साथियों, रुधिराणु, रुधिर का क्या होते हैं, 40 से 45% भाग बनाते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं, हिमेटोक्रीट। और जो प्लाज्मा बनाता है हमारे ब्लड का, प्लाज्मा कितना होता है, 55 से 60%, ठीक है, यानी प्लाज्मा ज़्यादा होता है। और क्या है, आरबीसी जिसे एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, एक बूंद में साथियों 26 करोड़ के आसपास आरबीसीज होते हैं, ठीक है। और इसका साइज कैसा होता है, या उभयावतल या बाइकॉन्केव होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया था, मैंने बता ही दिया। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन इसमें पाई जाती है, हीमोग्लोबिन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन प्रोटीन्स प्लस हीम पिगमेंट, हीम नामक रंगा पदार्थ होता है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के हीमोग्लोबिन बनता है।
हिम के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। और हिम क्यों लाल होता है, हिम लव के कारण लाल होता है, यानी आयरन के कारण, ठीक है। अब पर्णहरिम की जो क्लोरोफिल में जो हरापन है वो किसकी वजह से, मैग्नीशियम के कारण। यहाँ इसको भी आप कंसीडर कर लेंगे, मेंशन कर लेंगे। देख लेते हैं आगे क्या, पोरफायरिन आयरन से जब जुड़ता है तो क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, ठीक है। और पोरफायरिन जब मैग्नीशियम से जुड़ता है तो क्लोरोफिल बन जाता है। तो ये हो गया रेड और ये हो गया ग्रीन, ठीक है। चलिए आगे क्या है, देखिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन्स, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिम विल कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। 4 मॉलिक्यूल ग्लोबिन प्रोटीन के, 4 मॉलिक्यूल किसके, हिम के मिल करके एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। देखिए इसको शॉर्ट में HB4 भी लिखते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए आगे क्या है, ब्लड कैप्सूल्स में क्या है, न्यूट्रोफिल्स। अब देखिए ब्लड कैप्सूल्स में साथियों इतने सारे हैं ये कणिकाएं, देखिए क्या क्या है। न्यूट्रोफिल्स हो गया, ईओसिनोफिल्स हो गया, लिम्फोसाइट्स हो गया, बैसोफिल्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, प्लेटलेट्स हो गया और एथेरोसाइट्स हो गया। कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार की ब्लड कैप्सूल्स रुधिर कणिकाएं हैं, ठीक है। अब इसका अलग अलग स्टडी हम लोग करेंगे कौन किस में पाई जाती है। आइए देखते हैं। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है, पेशियों में। तो आप सीधे क्वेश्चन पूछा गया है ये क्वेश्चन कि पेशियों में कौन सी ग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है, मसल्स में। तो ये ब्रैकेट में लिखने का ये पर्पज है कि आप जान जाए कि मायोग्लोबिन कहाँ पाए थे। मायोग्लोबिन और क्या है, साइटोक्रोम्स, ये कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। और क्या है, कैटलेजेज एंड परऑक्सीडेज नामक एंजाइम भी हीमोग्लोबिन जैसे हिम प्रोटीन्स हैं। ये सब भी जो एंजाइम्स हैं ना, ये मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स, कैटलेजेज, परऑक्सीडेज, ये भी क्या है, ये भी हिम प्रोटीन्स हैं, यानी कि हीमोग्लोबिन जैसे, ठीक है। आगे क्या है, हीमोलिसिस या लैकिंग ऑफ ब्लड। साथियों देख लीजिए क्या है, एक घटना है, एक प्रोसेस है क्या, हीमोलिसिस। क्या होता है कि यदि रुधिर एक की एक बूंद लेकर इसमें हम कोई अल्पबलीय, अल्पबलीय मतलब कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब हाइपर बहुत, वो बहुत गाढ़ा नहीं, हल्का सा, मतलब कि बहुत गाढ़ा सोल्यूशन ना हो, कोई चीज़ उसमें उस पानी में यानी उस सोल्यूशन में कुछ ना कुछ मिला हो, जैसे नमक वमक मिला दीजिए, हल्का घोल हो, कोई एक चीज़ मिलाई गई हो, ठीक है। तो अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन लेकर के अगर आप उसमें मिला देते हैं, किसमें, तरल, जैसे आसुत जल हो गया 0.5% तक, या नमक का घोल अगर मिलाया जाए तो लाल रुधाड़ु क्या करते हैं, जल को सोख करके ना अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो पाई जाती है ब्लड के चारों तरफ, ठीक है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जल को क्या करेंगे, उस हाइपोटोनिक सोल्यूशन से उसको सोख लेंगे, और सोख करके क्या होंगे तो उनका साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, वो फट जाते हैं और हीमोग्लोबिन प्रोटीन क्या होती है, इससे बाहर निकल आता है। इसे ही हम रुधिर का अपघटन या हीमोलिसिस कहते हैं। अब देखिए जब सर्प काटता है तो उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में हीमोलिसिस की प्रक्रिया हो जाती है। हमारे कोशिकाओं में, हमारी नसों में क्या होता है, ये जो सर्प का जो विष होता है ना, वो हाइपोटोनिक होता है, वो बहुत गाढ़ा नहीं होता है, वो पानी की जैसा होता है, बस उसमें टॉक्सिन्स मिला होता है। तो जब हमारी ब्लड में आता है तो हमारी ब्लड क्या होती है, उसको सोख करके हमारी जो आरबीसीज होती हैं उसको सोख लेती हैं, और इससे उनका साइज बढ़ता है तो क्या होता है, ये फट जाती हैं साइज में, और ग्लोबिन प्रोटीन बाहर आता है। जानते हैं हमारे आरबीसी फट जाएगी तो हमको ऑक्सीजन हमारा बाइंड नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जब हमको हमारी सेल तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमको सफोकेशन होगा, दम लगेगा घुटने, और अंततः रोगी की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। कभी कभी अपघटन में लाल रुधाणुओं का पदार्थ विसरण द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए कभी कभी लाल रुधाणु का जो पदार्थ है विसरण के द्वारा बाहर निकलता है, और क्या होता है, रुधिराणु की आकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब रुधिराणु में, ब्लड कैप्सूल्स में, आरबीसी में से तो वो पदार्थ निकल गया है, लेकिन वो देखने में ऐसे ही फूला हुआ सीधा एकदम लग रहा है, ठीक है, ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसे रिक्त रुधिराणुओं को इनकी मरीचिका, अब उसके अंदर कुछ नहीं बचा है तो रिक्त रुधिराणु खाली रुधिराणु हो गया, तो इनको रिक्त रुधिराणुओं की को इनकी मरीचिका यानी कि शैडो और घोस्ट कहते हैं, यानी कि ये भूत है, ब्लड का भूत, मतलब कि भूत मतलब क्या, जो होता नहीं है, झूठा, यानी देखने में तो है कि आरबीसी है लेकिन वो है नहीं, उसके अंदर का मटेरियल सब खत्म है, ठीक है। तो इनको शैडो या घोस्ट या मरीचिका बोलते हैं। ये टर्म्स भी करके पूछ सकता है क्वेश्चन में कि मरीचिका, रुधिराणुओं की मरीचिका किसको कहते हैं, क्या कंडीशन होता है। तो क्या होता है उसमें, आरबीसी में से उसके अंदर का पदार्थ मटेरियल निकल जाता है और आरबीसी उसका शेप साइज वैसे ही बना रहता है। चलिए आगे क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में होता उल्टा होता है। ये तो हाइपोटोनिक अब सोल्यूशन मिला है, अभी आप हाइपरटोनिक, हाइपर रहेगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन मिलाते हैं यानी गाढ़ा, तो इसमें उल्टा होता है क्या, रुधिराणु क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं। इसमें से जो अगर ज़्यादा गाढ़ा सोल्यूशन है तो जो सोल्यूशन होता है ब्लड का जो तरल होता फ्लूइड होता है ना, उसको सोख लेता है, और रुधिराणु क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है।
अब आगे देखते हैं एक रूलो निर्माण प्रक्रिया साथियों, एक प्रोसेस क्या होता है। आरबीसी का सिक्कों की भांति एक के ऊपर एक सज करके चिपक जाने को हम क्या कहते हैं, रूलो निर्माण कहते हैं। ठीक है, किसी रक्त वाहिनी में रक्त का बहाव बहुत धीमा होने पर ऐसा हो सकता है कि ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं आपस में, सॉरी जो आरबीसी जो आपस में ही चिपक करके वो एक के ऊपर जैसे सिक्का सरिया जाता है तो ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अब देखिए ब्लड से रिलेटेड एनीमिया आप जानते ही हैं कि रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी की कमी या रक्त की कमी, सीधे मोटा तौर पे रक्त की कमी क्या कहलाता है, एनीमिया कहलाता है। और एक है पॉलीसाइथेमिया, आरबीसी की संख्या क्या होती है, असाधारण तरीके से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ आता है, उसको हम पॉलीसाइथेमिया बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, आरबीसी पढ़ा क्या, हाँ आरबीसी पढ़ा। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, डब्ल्यूबीसी। देखिए डब्ल्यूबीसी क्या है, जिसे हम इंग्लिश में ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं। ल्यूकोसाइट्स क्या है, ल्यूकोपीनिया भी इसको बोलते हैं, और इसकी संख्या क्या होती है, कम होती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस क्या है, संख्या बढ़, अब ल्यूकोपीनिया में ये भी देखिए कि दो रोग है, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकोसाइटोसिस। तो ल्यूकोपीनियम क्या होता है, डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है, और ल्यूकोसाइटोसिस में क्या होता है, संख्या बढ़ जाती है डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, उधर एनीमिया था, पॉलीसाइथेमिया था, इधर ल्यूकोपीनिया और क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस है। और क्या है, केंद्रक में पाया इनमें क्या होता है, इनमें केंद्रक पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आकार क्या होता है इनका, निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, ये कभी बदलते, इनका साइज, इसका शेप क्या होता है, छोटा बड़ा होता रहता है। ठीक है, और क्या है, डब्ल्यूबीसी को हम खास तौर से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं साथियों, कौन कौन सा, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स, कणिका में श्वेत रुधिराणु और कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, कणिका वाले रुधिराणु, इसमें देखिए तीन है खासतौर से, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अभी ऊपर ने आपने पढ़ा ना ढेर सारा, ये सब पढ़ा ना आपने, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल्स। तो वही कह रहा है कि डब्ल्यूबीसी का इसमें कौन सा पार्ट है, देखिए डब्ल्यूबीसी के भी जो ग्रेनुलोसाइट्स जो है ना, जो कणिका वाले, जो इसमें जो कण की जैसी संरचना जिनकी है, तो उसमें इओसिनोफिल्स, ये क्या होते हैं, जब साथियों इओसिनोफिल क्या होता है कि जब इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इओसिनोफिलिया। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं, जब ये अब जान रहे हैं, खास जाहिर सी बात है कि ये डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, तो किस में हेल्प करेंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में रोगों को, जम्स को, बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, और क्या है, बेसोफिल्स, इनका कोई बहुत खास अभी तक वो नहीं है। ठीक है, और बेसोफिल्स क्या है, ये भी क्या करते हैं, क्षतिग्रस्त संयोजी ऊतक, जो मास्ट कोशिकाएं होती हैं, मास्ट सेल्स भी होती हैं ना, क्या कहते हैं, रुधिराणुओं में रक्त मांस कोशिकाओं के ही प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, और ये बेसोफिल्स जो खासतौर से होते हैं, ये ऊतकों में प्रदाह, इन्फ्लेमेशन, जलन को बढ़ावा देते हैं, जलन की चीज़ें होंगी आपको, जैसे जलन महसूस होगा। ठीक है, आगे क्या है, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, एक मिनट साथियों। हाँ, तो बेसोफिल्स जो होता है खासतौर से क्या करता है, इन्फ्लेमेशन का काम करता है, जलन के बाद। और तो दूसरा आगे देखते हैं, और क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करता है साथियों, इस न्यूट्रोफिल्स जो है यह सबसे अधिक संख्या में होती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स देखेंगे डब्ल्यूबीसी में, ग्रेनुलोसाइट्स में, तो सबसे ज़्यादा संख्या में न्यूट्रोफिल्स ही होता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स की संख्या होती है इसमें। ठीक है, और क्या है, 60 से 70% तक साथियों, 60 से 70% तक क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। ठीक है, 4 से 5 हज़ार प्रति क्यूबिक mm रक्त होता है इसमें। ठीक है, चलिए और क्या है, और ये क्या करते हैं, ये लाइसोजाइम की भांति काम करते हैं, और इसमें पाचक एंजाइम भरा होता है न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, पाचक एंजाइम से भरी होती है, छोटे छोटे पिंडों में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है, अब देख लेते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स। अभी आपने ग्रेनुलोसाइट्स देखे, कणिका युक्त और ये कणिका विहीन। तो कणिका विहीन में क्या है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, 7 होते हैं, 3 ऊपर हम लोगों ने देख लिया, 2 यहाँ पे हो गए, 3 2 5। ठीक है, ऊपर हम लोगों ने कितने देखे थे यहाँ पे, हाँ अभी प्लेटलेट्स और एथ्रोसाइट्स तो देखेंगे अभी। ठीक है, तो प्लेटलेट्स अभी देखना है। चलिए, तो 3 वहाँ हो गए, 2 यहाँ, 5 हो गए। तो ग्रेनुलोसाइट्स कणिका विहीन जो है क्या है, इसमें इनपे लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करता है साथियों, एंटीबॉडीज़ का संश्लेषण करता है। ठीक है, और एंटीबॉडीज़ का संश्लेषण करेगा तो किसमें ये इनका मेजर रोल जो है वो किसमें काम करता है, लिम्फोसाइट्स, ये फैगोसाइटोटिक नेचर की कोशिकाएं होती हैं, बच्ची कोशिकाएं,
ये जॉर्म्स बैक्टीरिया जो अनवांटेड मटेरियल्स हमारी सेल में चली जाती हैं ब्लड के थ्रू या जहाँ भी होती हैं, तो ये ये ल्यूकोसाइट लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, ये उनका भक्षण कर लेती हैं, उनको किल कर देती हैं। और इसकी खोज किसने किया था? 1881 में साथियों एमिल एवं वान वेरिंग ने इसकी खोज किया था किसकी? लिम्फोसाइट्स की, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1901 में। ठीक है, चलिए मोनोसाइट्स क्या है? ये पैथोजेंस का भक्षण करते हैं मोनोसाइट्स भी। ठीक है, खासतौर से इनका केवल पैथोजेंस का काम करना है ये। और ये सक्रिय भ्रमण एक्टिव हमारी पूरी बॉडी में ब्लड में पूरा ये घूमते रहते हैं। ठीक है, जीवाणु आदि का भक्षण करके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। चलिए आगे क्या है? आरबीसीज का भंडारण कहाँ होता है? प्लीहा में। इसे ब्लड बैंक ऑफ द ब्लड बैंक भी बोलते हैं और इसको ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं, कब्रिस्तान भी। प्लीहा को कब्रिस्तान और ब्लड बैंक दोनों बोला जाता है, ये ध्यान रखिएगा। डब्ल्यूबीसी का स्टोर कहाँ होता है? देखिए यहाँ पे मैंने स्टोरेज बताया कि आरबीसी कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा में स्प्लीन में। डब्ल्यूबीसी कहाँ स्टोर होता है? अस्थि मज्जा में। लिम्फोसाइट्स का लसिका उत्तकों में। लिम्फोसाइट्स का लिम्फ कहाँ स्टोर होता है? लसिका उत्तकों में। ठीक है, लिम्फ टिश्यूज में। तो ये तीनों मैंने यहाँ पे करने का मतलब ये था कि तीनों का स्टोरेज कहाँ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डब्ल्यूबीसी का स्टोरेज कहाँ होता है। आगे देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें क्या? प्लेटलेट्स। हिंदी में इसको साथियों बिम्बाणु बोलते हैं या थ्राम्बोसाइट्स भी बोलते हैं प्लेटलेट्स को। ठीक है, और क्या है? नॉर्मली ये ह्यूमन बींग्स में, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कितना? लगभग 2 से 5 लाख की संख्या में ये प्लेटलेट्स होता है। और हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स क्या? एक्टिव रखने का, ताकत, हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करते हैं, ताकत देते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और थकते ही नहीं हैं, एकदम मेहनत करते रहते हैं, 7 से 8 घंटे कोई मेहनत कर रहा है, ठीक है, और वो 10 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लगता है, बिल्कुल थकता नहीं, उसकी स्टेमिना जिसको बोलते हैं, हमारी बॉडी का स्टेमिना कौन? प्लेटलेट्स बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में ताकत देने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्रति क्यूबिक एमएम होते हैं। और कि इनका आकार क्या होता है? बाइकॉन्केव वेव होती है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, प्लेटलेट्स में भी नहीं होता है। ठीक है, और इनका मेन काम क्या है? हमारी बॉडी में ये शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। और दूसरा क्या? प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन है साथियों, प्लेटलेट्स का मेन काम है ब्लड क्लाटिंग में। अभी हम ब्लड क्लाटिंग का टॉपिक अलग से बढ़िया से समझेंगे आगे लेक्चर में ही, इसी में। तो मेन फंक्शन क्या है? ब्लड क्लाटिंग। ठीक है, और ताकत प्रदान करते हैं। अब हम प्लेटलेट्स अगर किसी को बढ़ाना हो, अक्सर इसमें आपका ये रोग हो जाता है, कौन सा? डेंगू। ठीक है, डेंगू हो जाता है तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेज़ गति से गिरने लगती है। ठीक है, वो और तुरंत उसकी बॉडी जो है क्या होती है? उसके बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो फेल होने लगते हैं, ब्लीडिंग, हीमोरेज, अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, और बहुत चंद दिनों में, 2-4 दिनों में ही क्या होता है? पेशेंट मर जाता है अगर टाइम पे ना पता चले तो प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए साथियों देखिए कुछ चीज़ें, तो गिलोय हो गया। ठीक है, ये नेचुरल चीज़ें हैं। सोर है, रामदेव की खूब अपने बताते रहते हैं गिलोय के बारे में। और गिलोय साथियों मल्टीपर्पज़, ये 100 रोगों की एक दवा है, स्वस्थ आदमी पी सकता है, पीना चाहिए। एलोवेरा हो गया। मछली का बकरी का दूध साथियों ये प्लेटलेट्स बढ़ाने में बहुत काम करता है। और फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स से भी काम प्लेटलेट्स आपको मिलता है, बढ़ता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्या। अब देखिए ब्लड आपने ऊपर पढ़ा था ना, एक नज़र में आइए। अब हम ओवरव्यू देख लेते हैं ब्लड को। देखिए क्या है इसकी स्टडी हम किस में करते हैं? सेरोलॉजी या हिमोरेटोलॉजी में। एक प्राकृतिक कोलाइड है, प्राकृतिक कोलाइड मतलब नेचुरल कोलाइड, इसको छानेंगे तो छन जाएगा। संयोजी ऊतक मैंने बता दिया, इसका pH 7.4 होता है। मेल में कितना ब्लड होता है? 5.5 लीटर। ठीक है, और फीमेल में कितना? 5 लीटर। अपेक्षाकृत थोड़ा कम होता है इसमें, आधा लीटर के आसपास औरतों में, जबकि होना तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं, ढेर सारी मीन्स उनके बॉडी में प्रोसेस होता रहता है। आप जान रहे हैं कि क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, तो इसकी वजह से क्या है, उनकी बॉडी में ब्लड थोड़ा औसतन कम होता है। ठीक है, तो यहाँ से इतनी बातें नोट्स हो गई। अब आइए आगे क्या है देखते हैं। ब्लड का निर्माण क्या है साथियों? लीवर में और बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। लीवर में कब? एम्ब्रियो, जब बच्चा फीटस माँ के पेट में होता है तो उसमें ब्लड का निर्माण क्या होता है? लीवर की जो मीसोडर्म की कोसा होती है ना, मीसोडर्म से जो है ब्लड का निर्माण होता है बच्चे में, माँ की पेट में, एम्ब्रियो में, जब फीटस हो, जब भ्रूण होता है। और जब वयस्क में क्या होता है? अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो, एडल्ट लोगों में रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में ये ब्लड का निर्माण होता है। अब अस्थि मज्जा जानते क्या होती है साथियों? रेड बोन हड्डियों के बीच में। कभी आप मुर्गा वगैरह कोई खाता हो जो मीन्स नॉन वेजिटेरियन होंगे, अगर वो मीट खा रहे हैं तो मीट का मांस आप देखेंगे तो जो पैरों की नली, जैसे मुर्गे वगैरह के लेग पीस आप खाते हैं, या जो कभी कुछ के खाते हैं, तो उसकी हड्डियों में देखेंगे, अंदर देखेंगे ना, तो उसमें गैप होता है, और उसमें देखेंगे तो जाली के जैसा उसी अंदर में ना, अब ये है ऐसे, तो इसी में एक किनारे एकदम ऐसे ये जाली जैसा स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? बोन मैरो बोलते हैं। और यही ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है। ठीक है,
हर किसी की हड्डियों में होता है, हाथ पैर की हड्डियों में बहुत ज़्यादा है, जिसमें जहाँ जहाँ हड्डियाँ लंबी हैं, जिसमें जिसमें खाली स्थान है वहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे क्या है, स्टोर ब्लड का कहाँ होता है, स्प्लीन बात होगी ऊपर। स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड कब्र भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और क्या है साथियों, एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 200 ग्राम, 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन मेल में कितना होता है, 14 ग्राम पर डेसीलीटर आयरन। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है, मेल में 14 ग्राम डेसीलीटर आयरन होता है, और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। औसतन थोड़ा इनकी में कम ही चलता रहता है। ठीक है, वही सब प्रोसेस चीज़ें हैं। ठीक है, जो मैंने बताया। तो हीमोग्लोबिन का ये लेवल हो गया कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, 14 और 13, ये याद रखिए आप। आगे क्या है, यहाँ देख लीजिए, वही जो ऊपर बात मैंने बोला था ना कि आगे आपको मिलेगा कि ब्लड प्लाज्मा और काप्सल्स में दो बात है जुड़ाड़ू। ब्लड का प्लाज्मा कितना 55 से 60% भाग बनाता है, और काप्सल्स कितना 40 से 45% भाग। ठीक है, अब ब्लड प्लाज्मा में क्या, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्लाज्मा के ही भाग हैं ये। ठीक है, आरबीसी वगैरह डब्ल्यूबीसी, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब किसके भाग हैं, ये काप्सल्स के भाग है। यानी प्लेटलेट्स प्लाज्मा का भाग है, और आरबीसी किसका भाग है, काप्सल्स का। तो बेसिकली ब्लड को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और काप्सल्स। प्लाज्मा में आर प्लेटलेट्स, काप्सल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आगे क्या है, नोट में क्या है, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल देने के बाद बचा हुआ भाग जो होता है उसी को सीरम कहते हैं। देखिए सीरम एक्चुअली बहुत इस्तेमाल होता है कि सीरम चढ़ाया जा रहा है, सीरम चढ़ाया जा रहा है। तो सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा से यही फाइब्रिनोजन निकाल देंगे ना, फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो है ये, इसको अगर आप निकाल देंगे तो उसी को हम सीरम कहते हैं। हल्का सा पीला पीला चीज़ें, पीली रंग के येलोइस कलर में लिए रहता है ये। ठीक है, इसी से बीमारी की जाँच होती है, सीरम से ही बीमारी की जाँच की जाती है, जो कि प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ठीक है, आगे क्या, काप्सल्स देखिए क्या है, मैंने बताया कि काप्सल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, ये भी कड़का है। आगे क्या है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को क्या, थ्राम्बोसाइट्स। हिंदी में इसको लाल रुधिराणु, इसको श्वेत रुधिराणु, इसको बिंबाणु, प्लेटलेट्स को। और आरबीसी की संख्या नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कितना होता है, 50 लाख, यानी 5 मिलियन, 95% तक होती है। ठीक है, और इनका लाइफ साइकिल, इनकी आरबीसी की कितने दिनों तक हमारी बॉडी में जिंदा रहते हैं, 1 से 120 दिनों तक। ठीक है, ज़्यादा नहीं, इनकी उम्र कितनी होती है, 120 दिन, कितना हो गया, 3 चौक के 12, 4 महीने में आपके ब्लड आरबीसी को डेड कर ही जाना है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं ना कि ब्लड का डोनेशन करना चाहिए, नहीं तो वो ऐसे भी 4 महीने बाद, 3 महीने बाद आपका ब्लड डेड कर जाता है आरबीसी। ठीक है, चलिए डब्ल्यूबीसी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में कितना होना चाहिए, 10,000 के आसपास होना चाहिए। आरबीसी कितना, 50 लाख। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, औसत जीवन काल कितना होता है डब्ल्यूबीसी का, 4 दिन होता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं साथियों फ्रेंड्स पानी पी लूँ, 1 मिनट। चलिए आगे देखते हैं, प्लेटलेट्स क्या है, थ्राम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए साथियों, 2 से 5 लाख, केवल 2 लाख नहीं, 2 से 5 लाख होनी चाहिए। और इनकी उम्र कितनी होती है, 7 डेज। उम्र मतलब औसतन आयु 7 दिन के बाद ये प्लेटलेट्स रप्चर हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो सबसे कम उम्र किसकी है, डब्ल्यूबीसी की। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पढ़ लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, मैंने बताया था ना कि अभी हम लोग ऊपर प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। आइए, रक्त का थक्का जमना, देखिए क्या होता है, रक्त का थक्का जमता कैसे। ठीक है, आपके सामने क्लॉटिंग के बारे में है। देखिए फ्रेंड्स, क्या है एक्चुअली क्लॉटिंग, क्या है, नोन एज कैस्केडिंग प्रोसेस, या इसको हम ब्लड क्लॉटिंग को हम एक प्रोसेस के थ्रू बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, कैस्केडिंग प्रोसेस। ब्लड का रक्त का थक्का जमना कैस्केडिंग कहलाता है। और कितना समय लेता है, लगभग 4 मिनट के आसपास का समय लेता है। अब क्या है, अब देखिए ब्लड क्लॉटिंग में कितनी चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। सॉरी, लेक्चर लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, मैं चाह रहा हूँ कि आपको सारा कंटेंट एक ही वीडियो मिल जाए, बार बार आपको वीडियो को सर्च करना ना पड़े, इसलिए इसमें चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेसिकली 4 उसमें तरह की चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो हो गया थ्राम्बोसाइट्स, थ्राम्बोप्लास्टिन, थ्राम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये इसी में इनका निर्माण भी होता है, कोई किसी से मिल के बनता है। अभी बता रहा हूँ कैसे क्या है। थ्राम्बोसाइट्स साथियों क्या होता है, ये प्लेटलेट्स है। ठीक है, अब हमको जब कहीं चोट लग जाती है, मानिए सपोज करिए जब कहीं चोट लग गई या कट हो गया, तो क्या होता है, ये थ्राम्बोसाइट्स जिसको प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, ये जब ऑक्सीजन के बाहरी वातावरण के हवा के संपर्क में जब आता है ना, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये थ्राम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक है, तुरंत थ्राम्बोप्लास्टिन बदल जाएगा। इसी को फैक्टर 3 भी बोलते हैं।
किसी किसी बुक में आपको फैक्टर थर्ड के नाम से भी मिलेगा, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और इधर क्या होगा, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन फिर क्या हो जाएगा, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के संपर्क में जैसे ही आएगा ना, ये तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में। जैसे ही कैल्शियम थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के संपर्क में आया, टच में आया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यह थ्रोम्बिन फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्रोम्बिन में, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन पहले कन्वर्ट होता है, फिर प्रोथ्रोम्बिन किस में, थ्रोम्बिन में। अब यह थ्रोम्बिन जो होता है फाइब्रिनोजन से मिलता है, ठीक है, जो प्लाज्मा में मौजूद है, फाइब्रिनोजन से मिल करके क्या करता है, फाइब्रिनोजन से जब थ्रोम्बिन जुड़ता है तो क्या बनाता है, फाइब्रिन। और यही फाइब्रिन, अब यही फाइब्रिन मतलब क्या, जाल, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इसी को हम फाइब्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसी में ब्लड आकर के फंसेंगे अभी, ठीक है, ऐसे। मैं यहाँ कलर चेंज कर लूँ। इसमें जब ब्लड आते हैं, ठीक है, तो इसमें ब्लड आकर के ये फंस जाते हैं, देखिए कैसे। तो क्या होता है कि अब ये फाइब्रिन जो है ना, ये फाइब्रिन जो है जाली है ये, अब यही जाली जो है ये बहुलीकरण इसका हो जाता है। इसी फाइब्रिन का बहुलीकरण आपस में संख्या में कई ढेर सारे बढ़ जाते हैं, बन जाते हैं। और ये क्या है, जहाँ चोट लगा होता है वहाँ पे आकर के चिपक जाते हैं उस हिस्से पर, ठीक है, ब्लड के उस छोर पे चिपक जाएंगे। अब इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी है इसमें क्या होते हैं, फंसने लगती हैं और ब्लड का क्लाट बन जाता है, थक्का जम जाता है। और इसी में देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इसी में ब्लड आकर के लगता है क्या, फंसने लगता है, ठीक है, इसमें से छान नहीं पाता है। कोलाइड ब्लड क्या था, इसको छानना ही कोलाइड हम करेंगे, ब्लड कोलाइड है, इसको छान सकते हैं तो एकदम महीन बारीक जाली बन जाती है, ठीक है। हमारे कपड़े जो सीविंग है, कपड़ा छोड़िए, मतलब बिल्कुल वही नेचुरल वो सीविंग है, ठीक है, एकदम बारीक जाली बनता है, इसमें से आरबीसी के फट जाते हैं, इसी को ब्लड का क्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ क्या है, कुछ पॉइंट्स ब्लड को जमाने में साथियों क्या है कि रुधिराणु, देखिए ब्लड को जमाने में कौन क्या क्या पार्टिसिपेट करता है, क्या क्या भाग लेते हैं, रुधिराणु, प्रोटीन, धातु यानी तत्व और विटामिन, चार चीज़ें मेन रोल प्ले करती हैं, वो हम देखेंगे। तो रुधिराणु में कौन पार्टिसिपेट करता है ब्लड को थक्का जमाने में, थ्रोम्बोसाइट्स जिसे प्लेटलेट्स बोलते हैं। प्रोटीन कौन सा हेल्प करता है, तो फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि ब्लड को जमाने में कौन सी प्रोटीन हेल्प करती है, तो फाइब्रिनोजन एंड थ्रोम्बिन। ब्लड को जमाने में कौन सा तत्व या कौन सा धातु काम करता है, तो कैल्शियम। अब ब्लड को जमाने के लिए कौन विटामिन जिम्मेदार है, तो विटामिन के, ठीक है। ये चार आइटम आपको यहाँ से तैयार हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी हुई है। चलिए नेक्स्ट, आगे क्या है इससे जुड़ी हुई पॉइंट्स। एंटी क्लॉटिंग क्या है, हिपैरिन, ऊपर बात हो चुकी है कि ब्लड हमारी हिपैरिन हमारे ब्लड में मौजूद होता है, या हमारी बॉडी के अंदर देखिए ना, नेचर का, गॉड का साथियों अरेंजमेंट्स देखिए कि वही ब्लड हमारे शरीर में है, फाइब्रिनोजन सब कुछ मौजूद है, लेकिन वो ब्लड चाहे तो हमारी बॉडी में भी जम सकता है। अगर हमारी बॉडी में नसों में कहीं जरा सा भी क्लॉटिंग हो गया ना, तो तुरंत क्या होगा, अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हो गया तो तुरंत, अब तो फिर आदमी का डेड, वो मर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारी ब्लड अंदर नहीं जमता है, क्यों, क्योंकि उसमें हिपैरिन प्रोटीन है ना, वो बोलता है कि जब तक मैं ब्लड में मौजूद हूँ ना, तुमको जमने नहीं दूंगा, ठीक है, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो हिपैरिन नामक प्रोटीन जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड को जमने से रोकता है। और यही हिपैरिन जब संपर्क में, अच्छा एक चीज़ और है, आपको ये ध्यान में आ रहा है कि जब चोट लग जाता है तो हिपैरिन में कहाँ चला जाता है, क्यों नहीं रोकता है, तो जब जैसे ही ये बाहरी हवा के संपर्क में हिपैरिन आता है ना, ये तुरंत क्या हो जाता है, यह इनएक्टिव हो जाता है बेचारा, ये डेड कर जाता है हिपैरिन, और तुरंत फिर वहाँ पे क्या, थ्रोम्बोसाइट्स, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब अपना काम शुरू कर देते हैं और ब्लड का थक्का जमा देते हैं, ठीक है, ये बात है। शरीर के अंदर नसों का फटना ही क्या कहलाता है, हीमोरेज कहलाता है। शरीर के अंदर अगर नसें फट गई, ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हीमोरेज बोलते हैं। लीवर के बारे में देख लेते हैं क्या है। लीवर देखिए, अब देखिए इसका सिंथेसिस कौन कौन करता है, फाइब्रिनोजन जो प्लेटलेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपैरिन, ये तीनों साथियों, तीनों किसको का, तीनों का निर्माण, और तीनों किसके में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तीनों ब्लड की क्लॉटिंग में मेन रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं। और तीनों का निर्माण साथियों, तीनों का निर्माण हमारा लीवर ही करता है। देखिए क्या रचना है परमात्मा की, गॉड की, ठीक है, ऊपर वाले की नेचर की, कि वही एक ही ऑर्गन से चीज़ें बन रही हैं, एक दूसरा जस्ट अपोजिट काम कर रहा है, दूसरा जस्ट उसके अपोजिट। एक है कि ब्लड को जमाने का काम कर रहा है, ठीक है, और एक है कि ब्लड को जमने से रोक रहा है। तो तीनों का सिंथेसिस कहाँ होता है, निर्माण कहाँ होता है, लीवर में, ठीक है। चलिए ब्लड ग्रुप्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर नामक साइंटिस्टों ने ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी दिया है, खोज किया। आइए ब्लड साथियों देखिए है क्या है, ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी मैंने बता दिया। प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी, और आरबीसी में एंटीजन मौजूद होता है, ठीक है। हमारे ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडी मौजूद होता है और
आरबीसी में एंटीजन मौजूद था। ये आरबीसी का पार्ट है, केवल डब्ल्यूबीसी की बात यहाँ नहीं हो रही है, ठीक है। और लेकिन एबी और एंटीबॉडी एबी और एंटीजन एबी, लेकिन फ़र्क क्या है कि एंटीबॉडी को हमेशा छोटे से डिनोट करते हैं, स्मॉल एबी से, और एंटीजन को हमेशा कैपिटल एबी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो एंटीबॉडी होता है वो छोटा ए बी होता है और प्लाज्मा मौजूद होता है, जो एंटीजन होता है वो कैपिटल ए बी से उसको डिनोट करते हैं, और ये आरबीसी मौजूद होता है। और इसी एंटीजन की वजह से ही ग्रुप का डिसीजन होता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है, ए है, कौन सा है, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि कैसे इसको पहचानते हैं। देखिए साथियों, जो हमारी जो एंटीबॉडी होती है ना, वो ब्लड में इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे यहाँ बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये एंटीबॉडी का है और ये प्लाज्मा मौजूद होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो डॉक्टर लोग जो ब्लड ग्रुप देख करके बता देते हैं हमारी ब्लड को, वो कैसे क्या देखते हैं। हमारी ब्लड हल्का सा उंगली में सिरिंज लेकर के चोट करते हैं और उसको तुरंत अपनी सिरिंज में लेते हैं और उसको 2 मिनट के अंदर जो है ब्लड ग्रुप बता देते हैं। ये आप भी देख सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं, कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। ब्लड ग्रुप ए देख लेते हैं पहले। क्या है कि जो ब्लड ग्रुप का ए का जो एंटीजन है ना, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, जैसे ये बना हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है ये त्रिभुज के आकार का, जैसे ये जो चीज़ें बनी है, ये वाला ये कोन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, कोन शेप्ड, ठीक है। तो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर है और इसमें एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबॉडी जो ऐसे है ना, तो एंटीबॉडी इसके अंदर का जो ये ऐसे होता है, ऐसे, फिर से और बड़ा बना दे रहा हूँ, ये इस तरह का है। एंटीबॉडी वाई प्रकार का होता है और इसमें जो इसके अंदर का जो खाँच है ना, ढांचा सांचा, ये इस तरह का है। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो वाई शेप्ड है ये ऐसे है, ठीक है, और इसका कोन जो है ये कोन निकला हुआ है। तो क्या ये कोन इसमें फंसने लायक है? अगर मैं ऐसे बना दूँ ऐसे, तो क्या कोई चीज़ इसमें ऐसे आकर के फंसेगी? ये फंस पाएगा इसमें? इसमें नहीं फंसेगा। अरे इसमें तो ऐसे अगर रहता, अगर ऐसे है कोई चीज़, अगर ऐसे रहती तब जाके फंस जाती। तो क्या होता है कि ब्लड ग्रुप जो ए है ना, इसमें कोन शेप्ड इसके आरबीसी पे निकला होता है और इसका एंटीबॉडी जो होता है वो इस तरह का शेप का होता है। तो यह जो है एंटीजन इस एंटीबॉडी से आपस में चिपकता नहीं है, ठीक है। अब ग्रुप बी का देख लेते हैं। ग्रुप बी का जो है ये बी शेप्ड होता है, कर्व शेप, ये देखिए कर्व है ना, कर्व शेप्ड है, ठीक है। तो अब जो बी ग्रुप है, इसका जो एंटीबॉडी जो ऐसे बना हुआ है, ठीक है, इसमें जो कर्व है ना, जो खाँच है वो इस तरह से है, ठीक है, देख रहे हैं। अब इसमें अगर ब्लड ग्रुप ए अगर आता, ऐसे आता, तो ये तुरंत इसमें आकर के जो है ये सेट हो जाता और आपस में चिपक जाते, ठीक है। मैं और नज़दीक बना दूँ ऐसे, ठीक है, कलर मैं ले लेता हूँ दूसरा। अगर ऐसे बना दूँ तो अब इसमें देखिए ये बिल्कुल आकर के ऐसे चिपक जाते, ठीक है, और ये आपस में फिक्स हो जाते। इसी ब्लड ग्रुप बी वाले को ब्लड ग्रुप ए नहीं चढ़ा सकता, या ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप बी नहीं चढ़ा सकता, या दूसरे अपोजिट ब्लड ग्रुप जो होते हैं उनको नहीं चढ़ा सकता है। क्यों? क्योंकि इनके एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में चिपक जाएंगे और ब्लड का क्लाट हो जाएगा, अंदर थक्का लगेगा बनने, वो फंसने लगेंगे, ब्लड का फ्लो कैपिलरीज में नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अब ये जो होता है इसमें फंसता नहीं है, ठीक है। तो ये अगर जिस आरबीसी के ऊपर अगर कोन निकला हुआ है तो वो समझ जाते हैं डॉक्टर देख करके कि ये ब्लड ग्रुप ए है, और जिसमें अगर ऐसा निकला है, ठीक है, इस शेप का निकला हुआ है, बी के शेप का, ठीक है, तो उसको समझ जाते हैं कि ये ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है। अब एक ब्लड ग्रुप होता है ए बी होता है, इसको देख लेते हैं क्या है। ए बी में क्या होता है कि दोनों तरह की शेप निकली होती है, कोन भी निकला होता है और ये बी वाला भी निकला होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मौजूद होती है, नो एंटीबॉडी। साथियों देखिए इसमें एंटीबॉडी नहीं बना है, एंटीबॉडी खाली है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें दोनों में से कौनों भी एंटीबॉडी अगर यहाँ बन गया, अगर मान लीजिए या तो ऐसे वाला बन गया, ठीक है, या फिर मान लीजिए ऐसे वाला बन गया, ठीक है, तो क्या होगा, या तो ये वाला इसमें फिक्स हो जाएगा, ये वाला इसमें फिक्स हो जाएगा, तो क्या होगा, फिर इनकी क्लॉटिंग हो जाएगी। तो जो ए बी ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ए बी ग्रुप में, ब्लड ग्रुप ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाते। तो क्यों नहीं पाती, उसका कारण ये जान लीजिए, ठीक है ना, डिटेल स्टडी में कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब एक ग्रुप है ओ, जिसको क्या ओ नहीं मेंशन किया था, इसको मतलब जीरो बोला जाता है, निगेटिव मीन्स कुछ नहीं, जीरो है ये। लेकिन इसको समझने के लिए जीरो को, ब्लड ग्रुप कौन सा है, जीरो तो होता नहीं, तो ब्लड ग्रुप जीरो को ओ से डिनोट कर दिए। और इसमें इसके आरबीसी पर कोई तरह का, किसी तरह का स्ट्रक्चर, ना तो बी वाला ना तो ए वाला, कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। ये प्लेन होता है, बिल्कुल सपाट होता है, बिल्कुल सपाट होता है। और इसमें एंटीबॉडी फिर क्या पाई जाएगी, दोनों एंटीबॉडी मिलेगी, कर्व वाला भी और कॉन्सेप्ट वाला भी। क्यों? क्योंकि इसकी बॉडी सपाट है, तो ये कहीं नहीं टकराएगी, कहीं नहीं चिपकेगी, ठीक है। तो ये काम है साथियों, ये ऐसे ब्लड ग्रुप। तो ये देख करके डॉक्टर जिसमें दोनों मिलेगा, दोनों मिल जाएगा, बोलेगा ब्लड ग्रुप ओ है। जिसमें कौन केवल मिलेगा उसको ब्लड ग्रुप ए है, जिसमें केवल बी मिलेगा
उसका ब्लड ग्रुप बी सेप्ड है, ठीक है, कर्व से मिलेगा। जिसमें कोई नहीं मिलेगा वो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप पहचानने में एंटीजन का पता लगाया जाता है, एंटीबॉडी का नहीं। चलिए ब्लड ग्रुप हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं एक टॉपिक, रीसस फैक्टर क्या होता है। आरएच फैक्टर इसको बोलते हैं, एक वीनर नामक साइंटिस्ट ने इसको दिया था। तो साथियों जो रीसस है ना, एक्चुअली एक रीसस नामक बंदर जो होता है, जो हम आपके आसपास जो बंदर आते हैं, हनुमान जी वाला मंदिर जो बंदर जिसे बोलते हैं रीसस बंदर, ठीक है, जिनका मुंह लाल होता है। तो रीसस बंदर में वीनर नामक साइंटिस्ट ने एक बार देखा उनका ब्लड लेकर के कि उनके ब्लड में उनकी जो आरबीसी है, तो उनका भी आरबीसी ऐसा ही है, लेकिन उनकी आरबीसी में क्या है, तो उनकी आरबीसी जो ए है तो उसमें तो कोन शेप्ड है, मान लीजिए कोन है ऐसे निकला हुआ है, और कोई कुछ है तो उसमें बी शेप्ड भी है, ऐसा भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने देखा कि इन लोगों के ब्लडवा में ना आरबीसी में ये एक चौड़ा सा, देखिए जो यहाँ मैं बनाया हूँ, ये देखिए ये वाला, ये आरएच फैक्टर जो जहाँ डिनोट कर रहा हूँ जिस एरो से, ये वाला देखिए एक चौड़ा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, ठीक है। कुछ बंदरों में बना है, कुछ में नहीं है, कुछ में ग्रुप में है, कुछ में नहीं है। तो उन्होंने इसी को देख करके बोला कि यह आरएच फैक्टर है। रीसस बंदर का नाम रीसस है, इसलिए उसको आरएच कह दिया। रीसस फैक्टर के कुछ बंदरों में रीसस फैक्टर पाई जाती है, और कुछ बंदरों में रीसस जिसमें नहीं उपस्थित है उसको नहीं पाई जाती है। तो बायोलॉजी के टर्म में जब कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसको पॉजिटिव बोलते हैं। अगर आप HIV पॉजिटिव, अगर आप मीन्स आपको HIV है तो आप पॉजिटिव, नहीं है तो निगेटिव, ठीक है। तो बायोलॉजी का टर्म है ये। तो अगर नहीं है उसमें, अगर ये चौकोर वाला स्ट्रक्चर नहीं है तो क्या RH निगेटिव हो जाएगा, अगर है तो RH पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, अब देखिए इसमें क्या है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डोनर की स्थिति समझ लेते हैं। और ये आरएच फैक्टर साथियों हम लोगों को ह्यूमन बींग्स में मिलेगा, अभी मैं नीचे बता रहा हूँ कि ह्यूमन बींग्स के भी काम करता है। डोनर क्या होता है साथियों, सार्वत्रिक दाता। जो ओ निगेटिव जो है ना वो डोनर होता है। ब्लड ग्रुप ओ वाला तो दाता होता है, या सर्वदाता होता है, लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है वो सर्वदाता होता है, ओ निगेटिव खासतौर से, ठीक है। यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है, AB पॉजिटिव। जो AB पॉजिटिव, अब देखिए AB पॉजिटिव मतलब जानते हैं क्या हुआ, यही ब्लड ग्रुप हुआ ना। AB पॉजिटिव मतलब कि ये वाला जो AB पॉजिटिव है ना, इसमें वो RH फैक्टर वाला इसमें मिलेगा। ये RH फैक्टर जो मैं बनाया हूँ, ये RH फैक्टर इसमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बना रहेगा इसमें। तो किसी का अगर RH पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसमें RH रिसर्च बंदर का ये स्ट्रक्चर है, ऐसा मिलेगा, ठीक है। और किसी का AB निगेटिव है, अगर किसी का मान लीजिए ब्लड ग्रुप A निगेटिव है, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल, A निगेटिव है, तो इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला मौजूद नहीं होगा, ये नहीं रहेगा उसमें। और किसी में है तो B पॉजिटिव है, AB पॉजिटिव है, O पॉजिटिव इसमें रहेगा, इसमें भी हो सकता है तो O पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। जिसमें नहीं रहेगा तो O निगेटिव। तो O निगेटिव जो होता है यह यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी चढ़ा दीजिए आंख बंद करके, बिल्कुल O निगेटिव वाला चढ़ा दीजिए फटाक से। क्यों कि इसमें दोनों में एंटीबॉडी पाई जाती है, ठीक है। चलिए आगे क्या है, यूनिवर्सल रिसीवर हो गया। AB पॉजिटिव का मतलब कि वही इसमें RH फैक्टर मौजूद है। एरिथ्रोब्लास्टोस एक साथियों एक रोग है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ये क्या होता है, मेल अगर पॉजिटिव है, फीमेल अगर निगेटिव है, यानी कि उसके मेल के ब्लड में RH पॉजिटिव है, और फीमेल का ब्लड जो है क्या है, RH निगेटिव है, ठीक है। तो क्या होगा कि इन लोगों की अगर शादी बाई तो मान लीजिए हो जाती है, तो इनसे जो पैदा होने वाली जो संतान है ना, इनसे जो पैदा होने वाली संतान रहेगी वो क्या होगा कि उस संतान को शादी के बाद केवल उनका एक ही बच्चा साथियों पैदा हो पाता है। अगली बार अगर दूसरा बच्चा उनका जब भी होगा ना, तो जैसे ही वो उसकी डिलीवरी होनी होगी, तो उसके जहाँ डिलीवरी के समय ब्लीडिंग हुआ ना, उनका बच्चा डेड कर जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, RH पॉजिटिव जो है आपस में जाकर के, RH पॉजिटिव और निगेटिव क्या करते हैं, आपस में जाकर कागुलेट कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल। साथियों ये भी क्वेश्चन पूछा था कि ब्लड ग्रुप्स, कितने ब्लड ग्रुप्स पॉसिबल ब्लड ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आइए इसको हम लोग आज समझते हैं। देखिए खासतौर से मोस्टली 10 ग्रुप बनने के चांसेस होते हैं। किसी माता पिता के अगर किसी पेरेंट्स लड़के लड़कियों की शादी हो रही है, तो उनसे जो होने वाली उनकी जो प्रोजनी जो बच्चे होंगे ऑफस्प्रिंग, उनमें खासतौर से उसका 10 तरह के चांसेस है ब्लड ग्रुप बनने के। देखिए कौन कौन सा। A एंड B की अगर मान लीजिए ग्रुप वालों की शादी होती है होने पर, तो ऑल ग्रुप्स, सभी ग्रुप आ जाएगा। जैसे क्या, मेल A और फीमेल B हो गया, या मेल B और फीमेल A हो गया, तो उसमें सभी ग्रुप बन जाएगा। सभी ग्रुप कौन सा, A B और O, चारों ग्रुप बन जाएंगे, ठीक है। और क्या है, AB प्लस अदर, अगर AB वाले ब्लड ग्रुप का
अगर दूसरे ब्लड ग्रुप के साथ अगर शादी हो गई तो क्या होगा कि ओ को छोड़कर भैया सब ग्रुप बन जाएगा, यानी ओ ग्रुप नहीं बनेगा लेकिन बाकी सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कैसे। अभी मैं उसको नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ से, ये जो पॉसिबल ग्रुप है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, ये इसमें हम लोग देखेंगे, लेकिन 5 तरह के यहाँ मोस्टली 5 तरह के मिलेंगे। ठीक है, टोटल 10 होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें केवल 5 तरह के चांस बनेंगे, वो मैं बता रहा हूँ कौन सा। तो ए बी का हो ही गया, ए बी हो गया, ए और बी हो गया, ए बी हो गया। ओ का अगर अदर ग्रुप से शादी हो जाए तो वो क्या बनाएगा, एक तो खुद ओ बना देगा, एक दूसरा अदर बना देगा, यानी जिस ग्रुप में बना है। ठीक है, जिस ग्रुप से वो कोई भी अदर ग्रुप बना देगा। ठीक है, आगे क्या है, अगर ओ की शादी ए बी से हो गई तो क्या कहेगा, भैया हम साथ नहीं हो सकते, ये बोलता है भैया हम कोई ग्रुप, हम साथ में हो ही नहीं सकते, यानी कि हम कोई ग्रुप, यानी कि ओ या ए बी नहीं बनेगा। बोला कि भैया हम जो है ना और ग्रुप तो बनाएंगे, इन दोनों में से हम कोई एक अपना, हम दोनों लोग कुछ नहीं बनाएंगे, दूसरे का ही बनेगा, मतलब हम लोग कभी अपना लक्षण नहीं दे पाएंगे अगर ओ का ए बी से शादी हो गया तो। ठीक है, अलग बनेगा। और सेम सेम यानी ए प्लस ए अगर हो गया तब क्या बनेगा, ओ प्लस सेम, यानी जो है ये वाला, एक तो ओ बन जाएगा, एक तो ए वाला बन जाएगा। ठीक है, यही 5 तरह के साथियों पॉसिबल ग्रुप्स बनने के चांसेस होते हैं। इसी को आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे होगा, आइए देखते हैं। देखिए पॉसिबल ग्रुप कौन कितने ग्रुप बना सकता है। देखिए सपोज करिए कि ओ की शादी ए से हो गई, तो जब ओ की होगी तो क्या बनेगा, एक तो खुद ओ बनाएगा और दूसरा क्या बनाएगा, देखिए ओ का था यहाँ पर, तो देखिए ओ का है ओ प्लस अदर वाला कंसेप्ट देख लीजिए, ओ प्लस अदर, तो ओ प्लस अदर से क्या है, एक तो ओ बनेगा, एक तो अदर बनेगा। ठीक है, तो अदर में क्या था, अदर में ये था तो ये बन गया। ओ का बी से हो गया तो वो भी ओ और बी, तो ओ बन जाएगा, एक तो ओ बनेगा, ठीक है, एक अदर बन जाएगा तो बी हो गया। ओ का अगर ए बी से हो गया तो क्या बनेगा, ए बी। ओ बोला भैया अगर हम ए बी करें, ये देखिए ये है ना, बोला कि भैया अगर हमारा ओ वाले की शादी अगर हमसे ए बी का करवा दिए तो भैया हम दोनों लोग अपना ग्रुप नहीं देंगे। ठीक है, हम दूसरे का लक्षण दे देंगे, तो यही है ए बी बनेगा ना, तो ओ और ए बी ये नहीं बनेंगे। ठीक है, और ओ का ओ से हो गया, सेम सेम जो ये वाला कंसेप्ट है, तो क्या बनेगा, यहाँ बोला कि एक तो ओ बनेगा और एक तो अदर में, ये अदर में आ जाएगा तो ओ बन जाएगा। ठीक है, तो ओ का अगर ए से चारों ग्रुप से बनता है, अगर चांसेस बनता है इन चारों से, तो कितने पॉसिबल ग्रुप है ओ के साथ, ये 4 ग्रुप आ सकते हैं, ओ आ सकता है, ए बी। ठीक है, आगे क्या है, दूसरा देखते हैं, पहले हम 4, अब ओ का हो गया, ए का देखते हैं, ए का ए से, अगर ए का ए से होता है तो क्या बनेगा, सेम सेम वाला आ गया प्रोसेस, एक तो ओ बनेगा, एक जो अदर होता है वो बन जाएगा। ए का बी से हो गया तो क्या होगा, ए का बी से होगा तो ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए भी बनेगा, ओ भी बनेगा। ठीक है, चारों ग्रुप बनेगा अगर ए बी का अगर बनता है तो। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे है ना ए बी, तो आल ग्रुप है, आपने देखा, तो यहाँ हो गया। अब क्या है, ए प्लस बी हो गया, अगर ए का शादी ए बी से हो गया, ए बी वाला ग्रुप से, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, ओ नहीं बनेगा। ठीक है, क्या है, ओ नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए हाँ आगे देखते हैं, तो ये पॉसिबल ग्रुप हो गया। अब इसमें आप कहेंगे कि सर बस केवल ए का बस केवल ओ से नहीं करवाया, तो देखिए ए का ओ से हो चुका है, ए का देखिए यहाँ से हो चुका है, ए का ओ से हो चुका है, इसलिए यहाँ पे नहीं करवाया गया। ठीक है, ऐसे कम होता चला जाएगा। अब क्या है, बी का बी से होता है तो क्या हो जाएगा, ओ प्लस अदर। ठीक है, बी का ए बी से हुआ तो क्या है, ए बी और ए बी, ये तीनों बनेगा। ठीक है, और ए बी सेम हो गया तो एक तो भैया क्या हो जाएगा, ए बी का हो गया सेम सेम वाले का, तो देखिए यहाँ पे सेम सेम अगर बनेगा तो 2 कॉन्सेप्ट आ सकता है। हाँ देखिए ए बी का अगर कौन सा हम लोग देख रहे थे, हाँ ये ए बी का हो गया तो क्या बनेगा, ये कंसेप्ट जो है यहाँ पे ओ वाला कंसेप्ट काम नहीं करेगा, बल्कि क्या बनेगा, ओ को छोड़कर, देखिए ओ प्लस अदर है ना। ठीक है, या ए बी प्लस, हाँ ये वाला देखिए ए बी प्लस अदर, सेम सेम कंसेप्ट नहीं है, ए बी प्लस अदर वाला। तो देखिए ए बी प्लस अदर, तो ए बी प्लस अदर ले लेते हैं तो क्या होगा, ओ को छोड़कर तो ओ नहीं बनेगा, ए बनेगा, बी बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में साथियों क्या है टर्म्स कुछ, कि जिन जीवों के शरीर में ब्लड नसों, अच्छा कुछ चीज़ें देख लीजिए, ये चीज़ शुरू की थी, मैंने बताया था, थोड़ा सा नोट्स आगे पीछे हो गया है, विलियम हार्वे ने दिया था
कि जिन जीवों के शरीर में ब्लड नसों में बहता है ना, वेंस में, पाइप में नहीं बहता है, उन्हें हम ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अच्छा, मैंने डबल और सिंगल बता दिया था ना। ह्यूमन बींग्स का क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र, और एक होता है खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कह रहा है कि जिन जीवों का ब्लड नसों में नहीं बहता है उन्हें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, तथा इनमें ब्लड प्रेशर से नहीं बहता है, बल्कि ब्लड पूरे शरीर में, बॉडी में, खुले में समान तरीके से पड़ा रहता है। ठीक है, और इसमें ब्लड का कोई प्रेशर नहीं होता, तथा इनमें कंकाल तंत्र जो है ना, स्केलेटन शरीर के बाहर होता है। ठीक है, एक बात मेजर जो ध्यान रखना है कि जिन जीवों का ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी उनकी ब्लड उनके पूरे शरीर खुले में समान तरीके से पड़ा रहता है, उनका जो उनके शरीर का जो कंकाल तंत्र होता है वो शरीर के बाहर होता है। ठीक है, हम लोगों का देखिए, हम लोगों का क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र है, तो हम लोगों का कंकाल कहाँ है, शरीर के अंदर है। अब उन लोगों का कंकाल बाहर क्यों होता है, क्योंकि उनका ब्लड ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब उनको अगर बाहर पड़ा तो उनको जरा से बाहर से भी कोई भी धक्का लगेगा, चोट लगेगा, तो तुरंत उनकी बॉडी में चोट लगेगा, उनका ब्लड तुरंत बाहर आ जाएगा। ठीक है, वो डेड कर जाएंगे तुरंत। तो उनकी सुरक्षा के लिए खोल दिया जाता है, जो कंकाल है ना, उनका स्केलेटन सिस्टम वो बाहर कवर कर दिया गया। जैसे एग्जाम्पल दिया है, देखिए घोंघा, तिलचट्टा, कीट, ये सब क्या है, इनका देखिए खोल क्या है, बाहर होता है। ठीक है, ब्लड जो है अंदर पड़ा रहता है। हम लोग का स्केलेटन सिस्टम अंदर है, और क्या है, हम लोग का स्केलेटन सिस्टम अंदर, और कंकाल कंकाल, हाँ वही स्केलेटन सिस्टम अंदर, और सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, बाहर। क्यों, क्योंकि हम लोगों का ब्लड पाइप लाइन में बह रहा है, प्रेशर से बह रहा है, तो पाइप से कोई दिक्कत नहीं है। अगर उनमें कंकाल सिस्टम नहीं देता तो उनका ब्लड क्या होता है, बाहर फाड़ के निकल जाता है। ठीक है, इसलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कंकाल लगाना पड़ा। चलिए, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, ब्लड मस्ट बी फ्लो इन पाइप, जिनका ब्लड पाइप में फ्लो होता है, एक किसी न किसी पाइप लाइन में नसों में फ्लो होता है, उसको हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। और इनका कंकाल तंत्र क्या होता है, शरीर के अंदर पाए जाते हैं, ब्लड प्रेशर से फ्लो होता है। और इनमें ब्लड जो होता है, जब नसों में ब्लड बहेगा, जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ फ्लो हो रही है बहुत चौड़े में, उसका एरिया आप कम कर देंगे, सकरा कर देंगे, तो प्रेशर से बने लगेगा। तो ब्लड क्या होता है, काफ़ी प्रेशर से फ्लो होता है। ठीक है, चलिए, एक होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिश्रित ब्लड संचरण तंत्र। कुछ ब्लड पाइप में, कुछ ब्लड बिना पाइप के खुले में पड़ा रहता है, उसको हम मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि पाइप में भी बने पाएगा, बिना पाइप के भी। जैसे मछली के पंख वगैरह, पूछ में जो होती है ना, उसमें नसें होती हैं, वेंस होती है, उसमें ब्लड नसों में फ्लो होता है। और पूरी बॉडी में क्या होता है, बिना वेंस के ही, बिना नसों के ही ब्लड पड़ा रहता है, ऐसे प्रवाहित होता है। देखिए, मछली को जो आप काटेंगे, उसका पेट उसको बीच से काटते हैं तो ब्लड उतना प्रेशर से नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मुर्गी वगैरह काटते हैं, खसी को काटते हैं, जानवर को काटते हैं, तो उनका ब्लड बहुत प्रेशर से आता है। क्यों, क्योंकि मुर्गी वगैरह का ब्लड जो है ना, वो क्या है, नसों में बहता है। ठीक है, पाइप में बहता है, लेकिन मछली का ब्लड जो शरीर में वो ऐसे खुले में पड़ा होता है, इसलिए प्रेशर से नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट, नसों के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे ल्यूमेन, ये क्वेश्चन पूछा गया कि नसों के अंदर जो खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको ल्यूमेन बोलते हैं। ठीक है, धमनी और सिरा क्या होती है, आर्टरी एंड वेंस। कुछ अंतर देख लेते हैं सिरा और धमनी का। धमनी में क्या होता है कि हार्ट जो है, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी को, हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है, बॉडी को। सिरा में क्या होता है, बॉडी से ब्लड कहाँ आता है, हार्ट को। धमनी में प्रेशर क्या होता है, 120 mmHg। ठीक है, ज़्यादा होता है धमनी में। वेंस का, सिरा का प्रेशर क्या होता है, 80 होता है, कम होता है धमनी की अपेक्षा। धमनियाँ हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती हैं, हमारे हाथों के जो नसें मांसल हैं ये गहराई में स्थित होती हैं। ये त्वचा से जस्ट नीचे होती है, त्वचा हमारी जो स्किन दिखती है, जो हमारी नसें दिखती हैं ऊपर ना, ये सिराएँ हैं, इसलिए हम उनका हल्का हल्का नीले कलर में इसमें ये दिखता है, हमारी नसें जो दिखती हैं, क्योंकि वो सिराएँ, वेंस हैं। धमनियों में वाल्व नहीं पाया जाता है, और शिराओं में वाल्व मिलता है, क्योंकि शिराओं में ब्लड प्रेशर कम होता है, इसलिए उनका ब्लड आगे से जब प्रेशर हुआ, पंप हुआ, तो ब्लड कहीं वापस ना चल जाए पीछे दोबारा, तो इसलिए उसको वाल्व लगाया गया बीच बीच में कि वो ब्लड वापस ना आने पाए। ठीक है, और धमनी में इतना प्रेशर होता है कि प्रेशर से खुद ही ब्लड फ्लो आगे बढ़ जाता है। ब्लड क्या होता है, प्रेशर से चलता है। इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड बहता है धमनियों में, और सिराओं में इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रुधिर। ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड। एक्सेप्शन में क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेंस, फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा। ठीक है, धमनी है तो उसमें शुद्ध रक्त बनना चाहिए, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी जो फुफ्फुस धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त। क्यों, क्योंकि फुफ्फुस धमनी जो होती है वह दाहिने निलय से फुफ्फुस धमनी, अब देखिए हार्ट से जा रही तो धमनी हो जाएगी, तो दाहिने निलय से ब्लड को लेकर के कहाँ जाती है, लंग्स में, फेफड़े में जाती है। तो जो हार्ट से बॉडी को जाती है उसको धमनी बोलते हैं, और उसमें शुद्ध रुधिर। लेकिन ये
हार्ट से बॉडी को जा तो रही है, लंग्स हमारी बॉडी का पार्ट है, लंग्स को जा तो रही है, लेकिन इसमें रुधिर क्या है, अशुद्ध है, इसलिए इसको फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, और क्या है, पल्मोनरी वेंस क्या होता है, पल्मोनरी वेंस वेंस होती है जो बॉडी से ब्लड को लेके आती है हार्ट के लिए, तो जो बॉडी से हार्ट के लिए आती है उसको सिरा बोलते हैं, तो उसमें अशुद्ध रुधिर होता है। तो लंग्स से जो ब्लड फिर बाएं आलिंद में जो लेके आता है, ठीक है, तो वो होती है वेंस, और कौन सी वेंस होती है, पल्मोनरी। तो अब लंग्स से हार्ट को आ रही है, तो जो लंग्स से हार्ट को आती है, बॉडी से हार्ट को आती है, उसमें अशुद्ध रुधिर, ठीक है, लेकिन इसमें शुद्ध रुधिर क्यों, क्योंकि लंग्स हो क्या रहा है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसलिए इसको पल्मोनरी वेंस कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई, फुफ्फुस सिरा कहते हैं। ये साइज इसका जो है, चमड़ी जो इसकी होती है मोटी होती है, और रंग जो होता है लाल होता है, इसकी जो स्किन होती है, इसकी जो दीवार होती है पतली होती है, और रंग नीला होता है। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड आप काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, हार्ट से ब्लड कहाँ गया, एओर्टा महाधमनी, महाधमनी से आर्टरी में, धमनी में, महाधमनी से धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर केसिका कैपिलरी केसिका में। ठीक है, केसिका से फिर क्या, विनलेट्स, छोटी सिराओं में आपस में जुड़ी होती है ना, ये ऐसे आ करके। ठीक है, अगर ये धमनी है मान लीजिए, सॉरी नहीं धमनी, मैं इसको बना के फिर से मैं धमनी बनाता हूँ रेड कलर से। अगर मान लीजिए कि ये धमनी है, ठीक है, इसमें से ब्लड आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आ रहा है, तो जो सिराएं होंगी, ओ सॉरी, ऐसे आ रहा है या ऐसे, ठीक है, अभी ब्लड है, तो अब क्या होगा कि जो हमारी वेंस होती है, अब यहीं से वेंस आपस में जुड़ी होती है, ठीक है, तो ये ब्लड फिर ऐसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये है सिरा, इधर है धमनी। ठीक है, तो कैपिलरीज, तो क्या होता है कि वेनलेट्स, छोटी सिरा, छोटी सिरा से सिरा वेंस में, वेंस से वेना केवा यानी महासिरा में, महासिरा से फिर हार्ट में चली जाती है। ठीक है, ये फ्लो ऑफ ब्लड था। हार्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या है हार्ट। हार्ट देखिए कितने, किसके कितने हार्ट में कितनी चैम्बर होती हैं, तो मछलियों के हार्ट में कितने, 2 चैम्बर होते हैं, बाई चैम्बर होता है। उभयचर या सरीसृप, सरीसृप मतलब जो रेंग के चलते हैं, स्नेक वगैरह जो होते हैं, उनके हार्ट में 3 चैम्बर यानी 2 आलिंद और 1 नीला होता है। स्तनधारी और पक्षी में 4 चैम्बर होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में, 4 चैम्बर। हार्ट चैम्बर क्या है देखिए, एट्रियम जो ब्लड को रिसीव करता है ऊपर, और वेंट्रिकल जो ब्लड को पंप करता है, लोअर वाला वेंट्रिकल, ऊपर वाला एट्रियम। ठीक है, चलिए आगे क्या है। अब साथियों ब्लड खत्म होगा, हम फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है। देखिए, विविध पदार्थों का संवहन में, मैं इसको समझा दे रहा हूँ, बस मैंने पॉइंट और हेडिंग वाइज लिख दिया है, इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। विविध पदार्थों के संबंध में, जो हम जो भी खाते पीते हैं, पोषक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल, जितनी भी चीज़ें होती हैं ब्लड के थ्रू ही तो सर्कुलेट होती है एक जगह से दूसरे स्थान पे, तो आ जाती है, संबंध में हेल्प करते हैं। रोगों से बचाव में, हम जो भी एंटीबायोटिक्स जो हमारे खाते हैं पीते हैं, जो भी आप ऐसे भी ब्लड में जो हमारी एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, जो WBC होती हैं, क्या करती हैं, वो ब्लड के साथ फ्लो करके क्या करती हैं, हमको रोगों से बचाव करती हैं। शरीर की सफाई, हमारे शरीर में जो वेस्ट मटेरियल जो सेल के द्वारा मेटाबॉलिज्म के थ्रू, उपापचय के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं, ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड से मिल करके क्या होती है, किडनी उनको छान करके बाहर कर देती है। ठीक है, शरीर के ताप नियंत्रण, ये हमारी जो ब्लड होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ब्लड में फ्लो होकर के शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। हमको ठंडी में देखिए, आप अपना हाथ जब रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो वहाँ गर्माहट तुरंत महसूस होती है, तो क्या होता है, वो ब्लड आपस में जब घिसते हैं स्किन, तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो गर्मी हमारी बॉडी में उष्मा क्रिएट होती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप दौड़ लीजिए, आपका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपको गर्मी होने लगती है। ठीक है, तो ताप का नियंत्रण में। चोट का उपचार, हीलिंग में, हमको जहाँ जहाँ चोट लगता है, 1 मिनट साथ ही सॉरी, पानी पी रहा था, गुड। तो हमको जहाँ चोट लगता है हमारी बॉडी में, तो क्या करता है, वो हमारी हीलिंग जो होती है, यानी चोट का भरना किसकी वजह से होता है, ब्लड की वजह से होता है, क्योंकि ब्लड में तो सारी प्रोटीन्स वगैरह जो जो चीज़ें हैं वो घूमती रहती हैं डिजॉल्व फॉर्म में। थक्का जमना, ब्लड के क्लाट में भी क्या कौन रोल प्ले करता है, ब्लड ही काम करता है। अंतः वातावरण या समस्थैतिकता या होम्योस्टैसिस, इसे वर्ड नाम देते हैं, ये बनाए रखना, मतलब शरीर के अंतः वातावरण को बना के रखना। ठीक है, यानी उसमें उसकी वातावरण को बिगड़ने नहीं देना, मीन्स pH वैल्यू ना बिगड़ने पाए, क्षारीय अम्लीय माध्यम, शरीर ठंडा गर्म, ये सब चीज़ें जो है इसको होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और कुछ देखते हैं क्या है, अब आइए देख लेते हैं यकृत, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यकृत निर्वाहिका तंत्र, ये क्या होता है। हिपैटिक टर्म से आप बहुत बार सुने हैं डॉक्टर के यहाँ, हिपैटोलॉजी। ठीक है, तो ये यकृत से होता है। आहार नाल के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर लाने वाली सारी कोशिकाएं, ठीक है, आहार नाल से, जानना बहुत जरूरी साथी, उसको समझिए।
हमारे ब्लड में जो हम खाते पीते हैं ग्लूकोज या ग्लाइकोजन जो भी हम पोषक पदार्थ लेते हैं तो हमारे मोस्टली स्टोर का काम कौन करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। तो यह ब्लड से लीवर कैसे खींच लेता है? ये तो हमारा ब्लड तो सीधे हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट में आ रहा है। तो हम मान लीजिए हार्ट में गया, ब्लड मिला तो ब्लड हार्ट में चला गया, तो वहाँ पे कुछ होना चाहिए। तो वही चीज़ें इसमें बता रहे हैं। तो अशुद्ध रुधिर, देखिए आहार नाल से विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर लाने वाली जो सारी कोशिकाएं हैं, सिराएं हैं, आहार नाल वाल में तो वहाँ शुद्ध रुधिर जाएगा, तो वहाँ शुद्ध रुधिर रहेगा ना। शुद्ध रुधिर तो इस्तेमाल हो, वहाँ तक जाते जाते तो ऑक्सीजन यूज हो जाता है, तो अशुद्ध रुधिर जाएगा। तो जो अशुद्ध रुधिर है, सारी सिराएं मिलकर एक बड़ी सिरा का निर्माण करती है, ठीक है। इसे सिरा को यकृत निर्वाहिका सिरा इसलिए कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? यकृत निर्वाहिका सिरा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्यों कहते हैं इसको यकृत निर्वाहिका सिरा? क्योंकि यह निम्न महासिरा जो नीचे की तरफ से है, निम्न महासिरा में खुलने के बजाय यकृत के बाएं पिंड में, अगर ये नीचे से जा रहा है, यकृत वगैरह नीचे से जा रहा था, अपर लिम्ब में मैंने बोला था निम्न महासिरा, इधर जा रहा तो ये निम्न महासिरा में खुलना चाहिए। तो वहाँ जाकर के मिलने से पहले क्या करती है? यकृत के बाएं पिंड में घुसकर छोटी छोटी कोशिकाओं कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं, या यकृत में जाकर के यकृत में एंटर कर जाती हैं, ठीक है ये, और छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ जाती हैं। और यह प्लीहा, जठरी, अग्न्याशयी, ग्रहणी तथा पित्ताशयी सिराओं के मिलने से बनती हैं, ठीक है। यहाँ से ये सिराएं, अब ये जो सिरा बनी है ना, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये वाली, ये किससे बन रही है? जठर से, जो प्लीहा से निकल रही है सिरा, जो जठर गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो सिरा निकल रही है, कैपिलरी निकल रही है, अग्न्याशयी से जो सिरा निकल रही है, ड्यूडेनम से जो सिरा निकल रही है, पित्त से जो सिरा निकल रही है, ठीक है। इन सिराओं से निकल करके बनती है। और यकृत आहार नाल से, अब क्यों, देखिए उसका मेन काम आ गया कि यकृत में क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यकृत आहार नाल से जो अवशोषित पचे हुए पोषक पदार्थों की आवश्यकता से अधिक, जब उस ब्लड में वो पोषक पदार्थ घुल गए हैं, और जब वो यकृत से होकर के लीवर से होकर जाता है, तो यकृत क्या करता है? जो हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक जो चीज़ें हैं, पोषक शर्कराएँ हैं, शुगर है, फैट है, प्रोटीन्स हैं, आवश्यकता से अधिक हैं, तो क्या करती हैं? आवश्यकता से अधिक चीज़ों को क्या करती हैं? अधिक मात्रा को इसकी सिरा के रुधिर से क्या करती है? ग्रहण कर लेती हैं। यह भी पूछ सकता है क्वेश्चन के साथियों, जो यकृत हमारी रुधिर से पोषक पदार्थों को अवशोषित करता है, वो धमनी की ब्लड से सोखता है, अवशोषित करता है, या सिरा की ब्लड से अवशोषित करता है? तो देखिए सिरा के रुधिर से, ठीक है, अवशोषित कर लेती है। और फिर यह यकृत सिराओं के जरिए, अब यह यकृत सिरा भी उसमें मिल जाती है, फिर यकृत सिराओं के जरिए जाकर के निम्न महासिरा में पहुँचती है, निम्न महासिरा से जाकर जुड़ जाती है, खुल जाती है, उसमें ब्लड चला जाता है, ठीक है। तो अब आ गया हृदय कोरोनरी साइनस, हृदय कोरोनरी संचरण, कोरोनरी सर्कुलेशन देख लेते हैं। इसके ऊपर बात हुई थी। स्वयं हृदय की दीवार में होने वाले रुधिर संचरण को कोरोनरी संचरण कहते हैं, ठीक है। हृदय की दीवार में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको कोरोनरी संचरण कहते हैं। हृदय के राइट और लेफ्ट, दाहिना और बायां कोरोनरी आर्टरीज निकलकर, आर्टरी तो धमनी, आर्टरी निकलकर हृदय की दीवार में शुद्ध रुधिर की सप्लाई करती है, ठीक है। कोरोनरी से वर्ड याद रखना कि हृदय से अगर कुछ ब्लड पूछ लेगा रिलेटेड कि शुद्ध और अशुद्ध, तो वो कोरोनरी वर्ड आ जाएगा, ठीक है। शुद्ध रुधिर की सप्लाई करती है, तथा इसके विपरीत हृदय की दीवार से अशुद्ध रुधिर एक बड़े पात्र उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोनरी साइनस में एकत्रित होता है, जो सीधे दाहिने आलिंद में खुलता है, ठीक है। हृदय की दीवार से जो ब्लड अशुद्ध रुधिर दाहिने आलिंद में कोरोनरी साइनस से जो इकट्ठा रहता है जाके खुल जाता है, मिल जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लिम्फ या लसिका तंत्र। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? रक्त कोशिकाओं से छना हुआ तरल, लसिका क्या होती है पहले उसको देखिए, कि रक्त कोशिकाओं से छना हुआ तरल लसिका कहलाता है। रक्त केशिकाओं से, कोशिकाओं से नहीं, सॉरी, रक्त कैपिलरीज से रक्त की जो कोशिकाएं हैं ना, उसमें जो ब्लड फ्लो, उसमें से छन करके कोई चीज़ें जो निकल रही है रिस करके, उसको हम लसिका बोलते हैं। और लसिका या लिम्फ रुधिर तथा ऊतक द्रव्य के बीच का द्रव है। ऊतक द्रव्य, ठीक है, टिश्यू फ्लूइड, और रक्त, इन दोनों के बीच का ये फ्लूइड है। शरीर के अंगों व ऊतकों में रुधिर केशिकाएं प्रत्येक कोशिका तक नहीं जा पाती। जो रुधिर की केशिकाएं, ब्लड कैपिलरीज है, वो शरीर के हर सेल तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो केवल प्लाज्मा और WBC को केशिकाओं की दीवार से छन कर ऊतक कोशिकाओं के बीच के स्थान में पहुंचाती हैं, ठीक है। ऊतक कोशिकाओं के जो बीच के स्थान है उसमें पहुंचाती हैं। इस छने हुए द्रव को लसिका कहते हैं, ठीक है। ये ब्लड नहीं पहुंचती तो वहाँ से वो चीज़ें छन करके आती है, और इसमें WBC और पोषक पदार्थ मिक्स होते हैं, ठीक है।
लसिका में देखिए पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और उत्सर्जी पदार्थ मौजूद होते हैं। चूँकि भाई ये सब चीज़ें जो अगर ब्लड नहीं जा रहा है तो ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट जा रहा है, ब्लड का कोई साथी जा रहा है, आप मेन आदमी नहीं आ रहा, आप किसी आदमी को अपना काम भेज रहे हैं करने के लिए, तो उसको सामान दे के भेजेंगे ना। तो लसिका में क्या होता है, ब्लड जो है ये सब चीज़ें मिला देता है और जाता है, जिनका आदान प्रदान ऊतकों और अंगों की कोशिकाओं के बीच हो जाता है। जिस कोशिका तक ब्लड नहीं पहुँचा है वहाँ तक ये हो जाता है। लसिका जैसे देखिए पेरिकार्डियल गुहा, कहाँ कहाँ लसिका नहीं होती है वो देखना है। पेरिकार्डियल गुहा फेफड़ों की प्लूरल गुहा, उदर गुहा हड्डियों के जोड़ों पर, साइनोविला गुहा आदि में भरा रहता है। ठीक है सॉरी, अच्छा यहाँ ये लसिका भरी होती है। ठीक है, आगे क्या है, लिम्फ वेसल्स क्या होती हैं, रुधिर वाहिनियों के साथ साथ लसिका केशिकाओं की बनी लसिका वाहिनियाँ भी होती हैं। जैसे ब्लड कैपिलरीज है ऐसे ही लिम्फ कैपिलरीज भी होती हैं। ठीक है, इनमें वाल्व मौजूद होता है। लसिका का बहाव रक्त के विपरीत केवल एक ही दिशा में होता है, रक्त दोनों तरफ बहता है लेकिन लसिका केवल एक दिशा में बहती है और किधर, अंगों से हृदय की ओर जाती है। ठीक है, रक्त ऊतक द्रव्य एवं लसिका में प्लाज्मा, रक्त में, फिर से देखिए, रक्त में, ऊतक द्रव्य में और लसिका में एक चीज़ कॉमन है क्या, प्लाज्मा कॉमन तरल होता है। इन तीनों में जो कॉमन तरल, यहाँ का जो तरल है ना तीनों में, वो प्लाज्मा ही होता है। ठीक है, और क्या है, लसिका में WBC प्रेजेंट बट RBC एब्सेंट होता है। लसिका में WBC तो प्रेजेंट होता है लेकिन RBC एब्सेंट होता है, अतः यह रंगहीन होता है। RBC नहीं है तो रंगीन तो होगा नहीं, RBC रहता तो रेड हो जाता है, लेकिन WBC होता है और होगा तो रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है, कार्य देख लेते हैं इसका क्या लसिका है। इसका प्रमुख कार्य ऊतक द्रव्य से बड़े कोलाइडी कणों, टूटी फूटी कोशिकाओं के कचरे, डेब्रिस जिसे बोलते हैं, तथा रुधिर प्लाज्मा के उस अंश को रुधिर में लाना है जो धमनी केशिकाओं से निकलकर वापस सिरा केशिकाओं में नहीं आ पाते। धमनी से निकल करके, ब्लड कैपिलरी से निकल के जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो अगर टिश्यू फ्लूइड वगैरह के और कोशिकाओं के पास गया, अगर वो वापस सिरा में नहीं आ पाता है तो इसको जो हमारी लिम्फ सेल्स, जो लिम्फ वेसल्स होती है, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, ये उनको लेकर के वापस आती हैं। ठीक है, केशिकाओं में नहीं आ पाते, अतः यह परिसंचरण तंत्र का ही एक भाग है। अतः ये किस में हेल्प कर रहा है भाई, ब्लड का ही सब्स्टिट्यूट है, ये सब्सिडियरी है। ठीक है, परिसंचरण तंत्र में ही हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम का भी कार्य करता है, लिम्फ जो है हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का भी कार्य करता है। छोटी आंत में लसिका केशिकाएं वसा का अवशोषण करती हैं। जो छोटी आंत में लसिका केशिकाएं हैं वो वसा का अवशोषण करती हैं। हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, लसिका कोशिका में क्या डिफरेंस है, रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। ब्लड एंड लिम्फ में, यहाँ है रुधिर, यहाँ है लसिका, ये है ब्लड, ये है लिम्फ। रुधिर जो है RBC क्या होता है, रुधिर में RBC उपस्थित होता है, इसमें RBC, लसिका में RBC अनुपस्थित होता है, नहीं उपस्थित नहीं होता है। WBC कम, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक होता है, इसमें WBC सबसे अधिक, लिम्फोसाइटिक सेल्स सबसे अधिक होती हैं। ठीक है, घुलनशील प्रोटीन्स घुलनशील प्रोटीन्स अधिक होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन्स कम होते हैं। इसमें घुलनशील प्रोटीन्स कम होते हैं, अघुलनशील प्रोटीन ज़्यादा होते हैं लसिका में। और क्या है, ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ अधिक होते हैं, इसमें ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ थोड़ा कम होते हैं। उत्सर्जी एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सामान्य होती है, इनमें इनकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है। उत्सर्जी पदार्थ और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये लास्ट छोर पे, हमारी सेल के लास्ट छोर पे होते हैं, जहाँ ब्लड भी नहीं पहुँच पाता वहाँ पे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उत्सर्जी पदार्थ अधिक मात्रा में होंगे। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओवर हो गया। ठीक है, काफ़ी लंबा हमको लग रहा है लेक्चर, 1.5-2 घंटे का हमको लग रहा है कि पहुँचा होगा। ठीक है, 1.5-2 घंटे के आसपास हो रहा है। लेकिन साथियों ये कंप्लीट स्टडी आपका ब्लड पूरा चैप्टर, हार्ट हो गया, लिम्फ वेसल्स हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया। ठीक है, जो 3 पार्ट में हमने बात किया था ब्लड को पढ़ने का, तो हम लोगों ने डिटेल स्टडी कर लिया है। ठीक है, यहाँ से साथियों अब कोई क्वेश्चंस आने वाला है तो मैंने इसको काफ़ी कंसाइज वे में, शार्ट में मैंने नोट्स बनाया था। ठीक है, यहाँ से कुछ छूटने वाला नहीं है। हृदय, रुधिर और रुधिर वाहिनियाँ, 3 पार्ट में मैंने जो पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही। कंटेंट पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक करें और आप नोट्स जरूर साथियों बनाएंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी कंसाइज बनाया है तो इसका नोट्स आप बना लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्रम में चीज़ें आगे पीछे होंगे, मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। सभी चीज़ों का आप नोट्स बनाएगा तो ब्लड का जितनी भी पोर्शंस है जहाँ जहाँ मैंने अलग कर दिया उसको एक ही जगह बना लीजिएगा, तो आपको काफ़ी हेल्प रहेगा पढ़ने में। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कल देखते हैं इस पर जो जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चंस होंगे, MCQ जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन से, उसको भी अगर कर लेंगे तो ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे अगला लेक्चर जो होगा वो MCQs का होगा। ठीक है, तो बस साथियों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।